सोचो क्या होगा अगर एक दिन आप उठो और आप ट्रैप हो जाओ उस पर्सन की बॉडी में जिससे आप सबसे ज्यादा हेट करते हो। तो यही कुछ कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम है यमाडा रयू, पर मैं इसे यमाडा ही बुलाऊंगा। तो शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि यमाडा बैठा होता है ऑफिस रूम में और टीचर उसे भर भर के गालियां दे रहे थे क्योंकि उसके 100 में से बस 15 मार्क्स आए थे। और बस बात इतनी सी नहीं थी, ये पढ़ाई में अच्छा नहीं होता तो कोई बात नहीं थी, पर ये तो बाकी चीजों में और भी बेकार है, जैसे क्लास में लेट आना, टीचर की ना सुनना, और लड़ाई में तो ये सबसे आगे है। ये 15-20 लोगों से अकेले ही लड़ जाता है और कभी पिटता भी नहीं। और क्लास में सोना तो इसका रोज का है, और टीचर चाहे इसे कितना भी समझा ले इसे समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि अभी भी वो उन्हें सीरियसली नहीं ले रहा था। तो जब वो उसे गाली दे ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर आ जाती है शिराइशी उरारा, जिसको भी मैं पूरी वीडियो में शिराइशी ही बुलाऊंगा। वो वहाँ पर उस टीचर को क्लास रिपोर्ट देने आई थी और उसको देख के तो सर का मूड पूरा ठीक हो जाता है। वो बोलते हैं कि जरा सीखो इससे, ये कितनी समझदार लड़की है, ये हर सब्जेक्ट में टॉप करती है और सभी की बातें सुनती है। अगर तुम इसकी तरह 1% भी बन जाओ तो तुम्हारा भला हो जाएगा। पर ये चीज यामाडा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उसे किसी से कंपेयर करा जाए, खासकर एक ऐसी लड़की से जो टीचर की चमची होती है। वो ऐसी लड़कियों से बहुत नफरत करता है। तो अब टीचर का लेक्चर सुनने के बाद वो बाहर निकल जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी उससे डर रहे होते हैं, लड़के तो छोड़ो यहाँ तक लड़कियां भी, क्योंकि ऐसे र्यूमर्स हैं कि ये लड़कियों पे भी हाथ उठाने से पहले दूसरी बार नहीं सोचता। और ये सब बातें वो बस उसकी पीठ पीछे ही करते हैं क्योंकि सामने इनके बोलने की हिम्मत है ही नहीं। तब यह मड़ा सोचता है कि पता नहीं कैसी ही लाइफ है, मैं मिडिल स्कूल छोड़ के यहाँ पर बस इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई जानता नहीं है। मुझे लगा कि मैं अकेले रहूंगा और लाइफ आराम से कट जाएगी, पर अब तो यहाँ पर भी सब मुझे वैसा ही ट्रीट कर रहे हैं। और जब वो क्लास में जाता है वो देखता है उन्हीं सभी बच्चों को, जिसको देख के इसका मूड खराब हो जाता है। वो बोलता है कि अब मैं इन गधों के साथ तो नहीं बैठने वाला। तो वो चली जाता है बाहर और वहीं पर वो देखता है उस लड़की को। वो मन में सोचता है कि ये तो वही बदतमीज लड़की है ना, पता नहीं ये अपने आप को क्या समझती है, 2-4 किताबें क्या पढ़ ली, अपने आप को महारानी समझती है। तो वो उसके बगल में से जा रहा होता है और वो उसे मुँह चिढ़ाता है, पर जब शिराइशी उसे घूरती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ठीक गिरता है उसके ऊपर और उसकी आँख खुलती है बहुत देर बाद। तब वो सोचता है क्या मैं स्वर्ग में हूँ, मैं तो सीढ़ियों से नीचे गिर गया था ना। पर तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथ बहुत ज्यादा पतले हो चुके हैं, और बस हाथ नहीं, शरीर के कुछ बाकी पार्ट्स भी पहले से बिल्कुल अलग हैं। अब उसे इतना तो पता था कि वो मरा नहीं है, पर उसको अपनी बॉडीज में बदलाव दिख रहे थे। तो वो सीधे जाता है शीशे के पास और वो देखता है कि ये तो उसी बदतमीज लड़की की बॉडी के अंदर है और ये इसका सबसे बुरा सपना था। अब वो शिराइशी को, जो कि अब यामाडा की बॉडी में है, उसे ढूंढने लग जाता है। जब वो उसे पूरे स्कूल में कहीं नहीं मिलती, उसे पक्का पता होता है कि ये क्लास में ही होगी, और सच में वो क्लास में ही थी। बाकी बच्चे तो डरे हुए थे कि आखिर ये यामाडा को क्या हो गया, ये पढ़ाई क्यों कर रहा है। यहाँ तक कि टीचर भी हैरान थे क्योंकि वो सभी सवाल का सही जवाब दे रहा था। और बेचारे यामाडा को लगता है कि इसकी इज्जत तो पूरी पानी में मिल गई, क्योंकि यामाडा और पढ़ाई ऐसा तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो वो उसको पकड़ता है और खींच के उसे से बाहर निकाल देता है। तब वो उससे बोलता है कि अब सच सच बताओ, तुमने मेरे ऊपर क्या जादू करा है। पर शिराइशी को भी इसका कोई आइडिया नहीं था। वो बोलती है कि मैं तो बस उठी और मैं तुम्हारी बॉडी में थी, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। और इस पे यामाडा भड़क जाता है। वो बोलता है कि हम दोनों की बॉडी चेंज हो गई है और तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा, क्या होगा अगर हम जिंदगी भर के लिए अपनी बॉडी में रह गए। पर तब शिराइशी बोलती है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि हम अपनी बॉडी में वापस कैसे आ सकते हैं। तब यामाडा खुश हो जाता है, तो चलो हम जल्दी से बॉडी स्विच कर लेते हैं। पर अब शिराइशी मना कर देती है। वो बोलती है नहीं, क्योंकि अगर हमने वो ट्रिक अपनाई तो हम फिर से बहुत देर के लिए बेहोश हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी क्लासेस मिस हो जाएगी और मैं ऐसा करना नहीं चाहती। यामाडा को तो अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा होता। इस लड़की को अभी भी पढ़ाई की पड़ी है, पर वो जबरदस्ती नहीं कर सकता क्योंकि वापस आने की ट्रिक सिर्फ शिराइशी को ही पता है। पर वो अपने मन में सोच लेता है कि जैसे वो इसकी इमेज खराब कर रही है, मैं भी उसकी इमेज खराब करूंगा, और वो पूरे स्कूल में घूमने लग जाता है। वो सोचता है कि वो इसकी बॉडी के साथ क्या करे, और तब उसके दिमाग में आता है इवल प्लान। वो बॉयज वॉशरूम के चक्कर लगाने लग जाता है, लड़कों से फ्लर्ट करता है और बाकी कई ऐसी चीजें करता है जो मैं नहीं बता सकता। पर इतना कुछ करने के बाद भी वो थक जाता है। तो वो डिसाइड करता है कि जब तक शिराइशी की क्लास खत्म नहीं हो जाती मैं आराम ही कर लेता हूँ। पर तभी उसके पास आती हैं 3 लड़कियाँ, जिनमें से एक का नाम होता है सासाकी रिन, और वो यामाडा जो कि शिराइशी की बॉडी में है, वो उससे बोलती है कि चलो लंच करने चलते हैं। अब यामाडा सोचता तो है कि अगर मैंने इन्हें मना कर दिया तो इन्हें शक हो जाएगा, तो चलो मैं इनके साथ चल ही लेता हूँ, और वैसे भी मुझे भूख लगी है। अब वो अपना लंच खोल के देखता है तो वो सारी चीजें बिखरी होती हैं, और पता नहीं उसकी ऐसी लंच की हालत देख के
रिन और उसके बाकी दोस्त हंसने लग जाते हैं। यामाडा को अब ये समझ में नहीं आता कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, पर खैर वो लंच खाता ही है और वो लंच सच में बहुत ज्यादा अच्छा था, बस उसकी हालत खराब हो रखी थी। तब रिन बोलती है चलो क्यों ना अब हम नेक्स्ट क्लास के लिए चले। अब यामाडा को ये तो पता होता नहीं कि उसकी नेक्स्ट क्लास कौन सी है, तो वो डायरी में देखता है, पर उसकी डायरी तो बहुत बुरी तरह से बिगड़ रखी होती है। उसमें लिखा होता है गायब हो जाओ, मर जाओ, तुम बहुत अगली हो, तुम बहुत पागल हो, पता नहीं और कितनी कितनी बुरी बुरी बातें लिखी होती हैं उसमें। यामाडा बोलता है कि आखिर इस लड़की की दिक्कत क्या है, ये अपनी डायरी में ये सब क्यों लिखती है। मुझे तो लगा था कि ये पढ़ाकू लड़की होगी। पूरी की पूरी डायरी इस चीज से भरी हुई थी और वो लड़कियां अभी भी हंस रही थी। तब फिर वो बोलती है तुम्हें अपना लॉकर चेक करना चाहिए, क्या पता चीजें उसमें पड़ी हो। और यामाडा वहाँ पर जाता है और जैसे ही वो उसका लॉकर खोलता है सारी बुक्स और सारी गंदगी बाहर निकलने लग जाती है। किसी ने जानबूझकर ये करा था और वो लड़कियां अभी भी हंस रही होती हैं। और अब यामाडा समझ चुका था कि वो डायरी में जो भी चीजें लिखी हुई थी वो शिराशी ने खुद नहीं लिखी, वो लिखी है इन लड़कियों ने। और यहाँ तक कि वो लंच भी इन्होंने बिगाड़ा था और ये लॉकर भी। वो अभी तो उन्हें कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो पहले शिराशी से कंफर्म करना चाहता था। वो जाके उससे बोलता है कि आखिर उन लड़कियों की दिक्कत क्या है, तुमने उनके साथ ऐसा क्या ही कर दिया जब वो तुम्हारे पीछे हाथ धो के पड़ी है। तब शिराशी बोलती है कि यही होती है उन लोगों की प्रॉब्लम जो बाकियों से अलग होते हैं, मैं उनसे ज्यादा समझदार हूँ और मैं हर बार टॉप करती हूँ, तो वो सब मुझसे जलते हैं। पर खैर अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं। यामाडा सोचता है कि सब इससे जलते हैं, मुझे तो लगा कि ये पूरे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़की होगी। पर तब उसे याद आता है कि उसने जितनी बार भी शिराशी को देखा है वो अकेले रहती है, वो अकेले क्लास में या तो पढ़ते रहती है और स्पोर्ट्स के टाइम में भी कोई उसके पास आना भी पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि जब सब बच्चे चले जाते हैं तो उसकी मदद करने के लिए भी कोई नहीं रुकता, वो अकेले रहती है। तो मतलब यामाडा और ये दोनों बिल्कुल भी अलग नहीं है। हाँ, हालांकि फर्क बस इतना है शिराशी को लोग बुली करते हैं क्योंकि वो समझदार है और इसीलिए वो अकेले रहती है, और दूसरी तरफ यामाडा उससे लोग इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि ये सवाल बाद में पूछता है और हाथ पहले चलाता है। तब शिराशी बोलती है चलो अब बॉडी चेंज करने का वक्त आ चुका है, पर यामाडा मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं अभी बॉडी चेंज नहीं करने वाला, मुझे पहले उन लड़कियों को सबक सिखाना है। पर शिराशी उल्टा उस पर ही भड़क जाती है कि इस मैटर से दूर ही रहो, तुम हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दोगे। और ये सब रिन दूर से देख रही होती है। रिन अंदर से डरी होती है कहीं इसने यामाडा को उनको सुपारी तो नहीं दे दी मुझे पीटने की। तो बाद में जब वो अकेले होती है रिन शिराशी को बुलाती है। वो बोलती है कि तुम उसके साथ क्या कर रही थी, या तुम उसे अपने जाल में फंसा रही थी ताकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे मार सके। पर यामाडा उसकी बात पे ध्यान नहीं देता और वो चलने लग जाता है, पर रिन उसके सर पे बैग फेंक देती है। अब इतनी बड़ी डिसरिस्पेक्ट तो यामाडा की आज तक किसी ने नहीं करी थी, और इतना काफी नहीं था, रिन और बोलने लग जाती है। वो बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो यामाडा भी मुझ पे हाथ नहीं उठा सकता। हाँ, हालांकि सब स्कूल में उससे डरते होंगे पर मैं नहीं, मैं किसी से नहीं डरती। यहाँ तक कि उस यामाडा में भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझे मार सके। तब शिराशी बोलती है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यामाडा तुम पे हाथ नहीं उठा सकता। और उसका ये एटीट्यूड देख के तो रिन भी डर जाती है। वो बोलती है कि ये तो हर बार इतनी शांत रहा करती थी, आज इसे क्या हो गया। और यामाडा अपनी पूरी ताकत से उस पे पंच करता है। ये पंच इतना स्ट्रॉन्ग था कि खुद साइतामा भी इससे ना बच पाए। पर बीच में आ जाती है शिराशी और वो पंच जाके लगता है उसे, और ये पंच खा के तो वो रोने लग जाती है। पर जिसकी सबसे ज्यादा हालत खराब हुई थी वो थी रिन। उसके तो पैरों से जमीन निकल गई थी कि शिराशी में इतनी ताकत है कि उसने यामाडा कुन को एक पंच में गिरा दिया तो भला वो मेरा क्या ही हाल करेगी। तो वो रोते रोते वहाँ से भाग जाती है। उसे पता था जो लड़की यामाडा को मार सकती है वो तो मुझे कच्चा ही चबा जाएगी। और वो दोनों कंफ्यूज होते हैं अब इसे क्या हो गया। पर खैर अब इतना सब कुछ हो चुका था तो ये बॉडी चेंज करने आ जाते हैं और ये मिलते हैं उसी सीढ़ियों पे जहाँ पर सबसे पहले ये टकराए थे। यामाडा बोलता है कि अब जल्दी से शरीर चेंज करो, अब मैं इस बॉडी में नहीं रहना चाहता, ये सच में मेरी जिंदगी का सबसे बेकार दिन था। पर शिराशी का ऐसा मानना नहीं था। वो उल्टा यामाडा को थैंक्स बोलती है। वो बोलती है कि हालांकि मैं लड़ाई करना चाहती नहीं थी पर मुझे देख के अच्छा लगा जब रिन अपनी दुम दबा के भाग गई थी, और वो उसे थैंक्स बोलती है। और ये सुन के यामाडा ब्लश करने लग जाता है क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे थैंक्स नहीं बोला। और वो सोचता है कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, मैं इसकी इतनी बुराई कर रहा हूँ ये तब भी मुझे थैंक्स बोल रही है। तो इसके बाद शिराशी अपना प्लान बताती है।
वो बोलती है कि जब हम इस सीढ़ी से गिरे थे तो हमारी बॉडी चेंज हो गई थी, तो हमें फिर से कूदना होगा। तो ये एक साथ उस सीढ़ी से गिर जाते हैं और फाइनली इनकी बॉडी चेंज नहीं होती। वो बोलते हैं फिर से ट्राई करो, तो वो दूसरी बार ट्राई करते हैं, फिर तीसरी बार, और ऐसा करते करते वो 100 से ज्यादा बार ट्राई कर लेते हैं, पर उनकी बॉडी चेंज नहीं होती। अब तो इनने उम्मीद छोड़ दी थी, शायद ये हमेशा एक दूसरे की बॉडी में ही फंस के रह जाएंगे। पर तब शिराशी बोलती है कि हमने एक चीज ट्राई नहीं करी। अब यामाडा उसका कॉलर पकड़ लेता है, तो वो बोलता है कि तुम ट्राई क्यों नहीं कर रही, अभी हमें सब कुछ ट्राई करना चाहिए जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है। तो वो बोलता है कि हमें किस करना होगा, क्योंकि जब हम सीढ़ी से गिरे थे तब हम दोनों की लिप्स टकराए थे, तो शायद हमारी बॉडी उस किस की वजह से चेंज हुई थी। तब यामाडा उसे धक्का दे देता है और पीछे हट के बोलता है कि तुम्हारे घर पे माँ बहन नहीं है क्या, मैं ये सब नहीं करती। पर तब शिराशी से बोलती है कि लड़की तुम नहीं मैं हूँ, तो ये डायलॉग मुझे बोलना चाहिए। अब यामाडा टेंशन में आ जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि ये तो एक सिग्मा मेल है और एक सिग्मा मेल एक लड़की को किस कैसे कर सकता है। और जब वो नहीं मान रहा होता तो शिराशी ही उसके पास आती है और उसे किस करती है, और फाइनली अब दोनों की बॉडी चेंज हो जाती है। और अपनी बॉडी में वापस आने के बाद सबसे पहले चीज शिराशी बोलती है कि मुझे घर जाके पढ़ाई करनी है, तो कल मिलते हैं। और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये लड़की किस मिट्टी की बनी है, हम दोनों की बॉडी चेंज हो गई, इसने मुझे बिना किसी शेम के किस कर लिया, और अब ये घर ऐसे जा रही है मानो कुछ हुआ ही ना हो। पर फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों यहाँ पर अकेले नहीं थे, इन्हें कोई देख लेता है। तो अगले दिन यामाडा और शिराशी फिर मिलते हैं स्कूल के पीछे, और ये फिर से अपनी बॉडी चेंज कर लेते हैं किस करके। और ऐसा शिराशी ने इसलिए करा क्योंकि आज यामाडा का एग्जाम था और इसने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी थी, और वो बहाना ये देता है क्योंकि कल तुम पूरे दिन मेरी बॉडी में थी तो मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला, वैसे भी कौन सा ये पढ़ ही लेता। तो शिराशी डिसाइड करती है कि उसका एग्जाम देने वो खुद जाएगी यामाडा की बॉडी में। पर तब यामाडा सोचता है कि मुझे किस करने से पहले ये तो ब्रश तक नहीं करती। फिर उसे लगने लग जाता है कहीं ये मुझसे प्यार तो नहीं करती, क्या पता ये मुझसे इतना प्यार करती हो, इसीलिए जब मुझे ये किस करती है तो ये ब्लश भी नहीं करती। पर ये बात नहीं थी, शिराशी को तो बस एग्जाम देने का बहाना चाहिए था। तो वो एग्जाम देने चली जाती है और यामाडा तो एंजॉय कर रहा होता है। तभी पीछे से उसके वो लड़का आता है जो हमें कल दिखा था, इसका नाम होता है मियामुरा, और ये यामाडा से बिल्कुल अलग था क्योंकि स्कूल की सभी लड़कियां इसके पीछे पागल होती हैं। तब मियामुरा बोलता है कि मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है, और ये दोनों छत पे आ जाते हैं। तब मियामुरा उससे बोलता है कि आखिर तुम्हें आज हुआ क्या है, तुम कैसे भूल गई कि आज हमारी डेट थी। और यामाडा हैरान हो जाता है कि मुझे तो लगा था कि शिराशी मेरे पीछे पागल है और उसने मुझे बताया कि रोही कि वो मियामुरा को डेट कर रही है, अब भला मुझे एक लड़के के साथ घूमना होगा। पर इसे शक ना हो जाए कि ये शिराशी नहीं है तो वो एक लड़कियों की तरह ही एक्ट करने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं ये बात कैसे भूल सकती हूँ, मैं तो कल रात से सोई नहीं बस ये सोच के कि आज हम दोनों की डेट है। वो जब ये जा रहे होते हैं मियामुरा उससे पूछता है कि आखिर यामाडा और तुम्हारे बीच में चल क्या रहा है, कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही, क्योंकि आजकल तुम उसके साथ कुछ ज्यादा ही घूमने लगी हो, मैंने कल भी तुम दोनों को साथ में देखा था। पर तब यामाडा उसे समझाता है कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा, वो तो बस हम ऐसे ही बात कर रहे थे। तब मियामुरा बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, वैसे भी तुम जैसी लड़की उस बदतमीज के साथ क्यों घूमेगी। अब यामाडा का मन तो बहुत था कि वो उसका मुंह तोड़ दे, पर अगर वो ऐसा करेगा तो सबको पता चल जाएगा कि ये यामाडा है और शिराशी उसका एग्जाम दे रही है, तो वो ऐसा नहीं करता। पर तभी वहाँ पर आ जाते हैं 3 लड़के। कल यामाडा ने इनसे हंस के बात क्या कर ली, ये तो उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। वो तीनों चाहते थे कि शिराशी इन तीनों को एक एक करके डेट करे, पर बीच में आ जाता है मियामुरा। वो एक प्रिंस की तरह आता है और यामाडा का हाथ पकड़ के उसे पीछे खींच लेता है, और वो यामाडा से बोलता है कि तुम पीछे जाके छुप जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लग जाए। और मियामुरा चाहता है उन तीनों से अकेला लड़ने के लिए, और यामाडा तो खुश था, चलो कम से कम इन तीनों लड़कों को इनकी नानी तो याद आ जाएगी, अगली बार से ये किसी लड़की के साथ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और पीछे से लात घूंसों की आवाज आ रही थी। तब यामाडा बोलता है कि अब तक तो मियामुरा ने उनका मार मार के भरता बना दिया होगा, पर जैसे ही वो अपनी गर्दन घुमाता है वो देखता है कि मियामुरा तो खुद ही पिट चुका था। वो बेचारे को इतना मारते हैं कि ये तो बेहोश तक हो जाता है, और वो लड़के शिराशी के पास फिर से आते हैं, पर अब उसका दिमाग खराब हो चुका था। वो बोलती है कि भाड़ में जाए सब चीज, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, और वो घुमा के तीनों को लात मारता है, जिससे तीनों ही बहुत दूर जाके गिर जाते हैं। पर बाद में पता चलता है कि ये तीनों लड़के तो मियामुरा के साथ ही आए थे, इन तीनों को उसी ने बुलाया था। तब मियामुरा बोलता है
कि ये किक मैंने पहले भी देख रखी है, ये फाइटिंग स्टाइल बस यामाडा का ही है। तब शिराशी उसे समझाती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, भला मुझे यामाडा का फाइटिंग स्टाइल कैसे आएगा, चलो हम अपनी डेट कंटिन्यू करते हैं। पर तब मियामुरा बोलता है कि मैंने कभी शिराशी से डेट का वादा करा ही नहीं था, मैं तो उसे जानता तक नहीं था, पर मुझे पता था कि अगर तुम यामाडा होगे तो तुम्हें डेट के बारे में नहीं पता होगा और तुम मेरे जाल में फंस जाओगे। तो इसका मतलब मैं सही हूँ, तुम उस लड़की की बॉडी में यामाडा ही हो। और तभी वहाँ पर शिराशी भी आ जाती है और अब उन्हें सब कुछ पता चल ही चुका था, तो वो उसे सारी सच्चाई बता देते हैं और वो बोलता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट सीक्रेट ही रखूंगा, पर तुम्हें मेरा क्लब ज्वाइन करना होगा, सुपर नेचुरल क्लब एक्टिविटी। पर यामाडा को ये क्लब ज्वाइन नहीं करना था, पर मियामुरा उसे लालच देता है कि तुम्हें कई बार अपनी बॉडी चेंज करनी पड़ सकती है, तो अच्छा ही रहेगा अगर तुम एक प्राइवेट रूम यूज करो, वरना बाहर तो तुम्हें कोई भी देख लेगा। तब वो रूम के अंदर जाते हैं और मियामुरा को जानना था कि ये पावर वर्क कैसे करती है। फिर वो पहले शिराशी से पूछता है, क्या तुमने आज से पहले किसी को किस किया है, और वो साफ मना कर देती है। और वो यही सेम सवाल पूछता है यामाडा से और वो भी सेम चीज बोलता है कि शिराशी ही मेरी फर्स्ट किस थी। तो अब मियामुरा इतना तो समझ चुका था कि शिराशी या फिर यामाडा, इन दोनों में से किसी एक के पास पावर है बॉडी चेंज करने की। तो वो बोलता है चलो ट्राई करते हैं ये पावर किसके पास है। वो शिराशी से बोलता है किस करने के लिए, पर वो साफ मना कर देती है कि मुझे कोई शौक नहीं है। तब मियामुरा बोलता है फिर मुझे यामाडा को ही किस करना होगा, और यामाडा तो और भी मना कर देता है कि मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, तुम मुझसे तो 100 कदम दूर रहो। पर तब शिराशी बोलती है कि दरअसल मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, मुझे भी देखना है कि बॉडी बाकियों के साथ भी चेंज होती है या फिर नहीं। और वो यामाडा को पीछे से पकड़ लेती है और फाइनली मियामुरा उसे किस करता है और इन दोनों की बॉडी सच में चेंज हो जाती है। इसका मतलब यामाडा के पास वो पावर है और यामाडा की बॉडी में आने के बाद मियामुरा को तो बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। वो बोलता है कि ये तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तो एक फाइटर की तरह फील कर रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई लड़की वहाँ से गुजर रही होती है और वो वहाँ पर उनकी बातें सुनने लग जाती है। तो अब इन्हें पता चल चुका था कि ये पावर यामाडा की है, तो ये फिर से अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं। तब मियामुरा बोलता है कि मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं बाकी लड़कियों को भी यहाँ पर लेके आता हूँ, तो वो सभी एक एक करके यामाडा को किस करेंगी ताकि हम जान सकें कि वो उनके साथ भी बॉडी चेंज कर पाता है या फिर नहीं। पर यामाडा साफ मना कर देता है कि अब तुम्हारा ड्रामा बहुत हो चुका है, मैं तुम्हारी ये घटिया गेम नहीं खेलने वाला। और इस बार तो शिराशी भी मना कर देती है कि नहीं, हम बाकी लड़कियों को यहाँ पर नहीं लेके आएंगे। तब यामाडा सोचता है कि आखिर शिराशी मना क्यों कर रही है, ये तो इंटरेस्टेड थी ना। फिर उसे फिर से लगने लग जाता है, वो अपने मन में सोचता है कि शिराशी क्या सोच रही होगी। 山田君が他の女とキスするなんて वो जरूर सोच रही होगी कि मैं किसी और लड़की को यामाडा को किस करने नहीं दे सकती, क्योंकि यामाडा बस मेरा है और मेरे अलावा उसे और कोई किस नहीं कर सकता। पर बेचारे का सपना फिर से टूट जाता है जब शिराशी बताती है कि वो ऐसा बस इसलिए बोल रही है ताकि इनका सीक्रेट सीक्रेट ही रहे। और तब मियामुरा बोलता है कि हमें बाकी लड़कियों को लाना ही होगा, क्योंकि मुझे सुपर नेचुरल स्टडी क्लब को और ज्यादा बढ़ाना है। दरअसल ये क्लब पहले मेरी बहन चलाया करती थी, पर धीरे धीरे करके इससे मेंबर हटते गए और मैं ही बस इसका इकलौता मेंबर बचा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फिर से चालू करूँ। तो मियामुरा डिसाइड करता है कि कौन क्या क्या काम करेगा। वो बोलता है कि शिराशी सबसे होशियार है तो वो बनेगी इस क्लब की प्रेसिडेंट, और मैं सबसे ज्यादा होशियार हूँ तो मैं बनूंगा वाइस प्रेसिडेंट। और यामाडा को बस हमने टाइम पास के लिए रख रखा है, इसका कुछ काम नहीं है। तो ये फिर से लड़ने लग जाते हैं और तभी पीछे से आती है एक लड़की। वो बोलती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली, क्या मैं भी तुम्हारा क्लब ज्वाइन कर सकती हूँ। ये लड़की होती है मियाबीतो। वो बोलती है कि सुपर नेचुरल एक्टिविटी क्लब फिर से खुल रहा है, अगर ऐसा है तो मुझे भी ज्वाइन करना है। तो इसका मतलब जो भी बातें इसने सुनी थी इससे कुछ समझ में नहीं आई। तब यामाडा बोलता है कि हम इस लड़की को नहीं रख सकते, जितने लोगों को पता चलेगा उतनी दिक्कत होगी। पर मियामुरा उसे समझाता है कि हम किसी नए कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, ये क्लब एक्टिविटी के खिलाफ है। तब ईतो भी इसका पार्ट बन जाती है और वो जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। तो हम किस सुपर नेचुरल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं? अभी तक तुमने कुछ नोटिस करा? हाँ, शरीर चेंज होना भी एक सुपर नेचुरल एक्टिविटी था, पर ये लोग इसे बताते नहीं और वो साफ मना कर देते हैं कि हमने ये क्लब अभी अभी खोला है, तो हमने कोई ऐसी एक्टिविटी नोटिस नहीं करी। तब वो बोलती है कि ये काम तुम मुझ पे छोड़ दो, क्या तुम्हें सुपर नेचुरल एक्टिविटी देखनी है? जरा देखो, मैं इस चम्मच को मोड़ के दिखाती हूँ। और वो चम्मच को मोड़ने की बहुत कोशिश करती है और बाद में वो अपने हाथों से ही मोड़ते हुए बोलती है कि जरा देखो,
मैंने इसे अपनी पावर से मोड़ दिया। तब यमाडा बोलता है कि हम अंधे नहीं हैं, हम सब ने देखा कि तुमने उसे कैसे मोड़ा था। तब वो बोलती है चलो इस यूएफओ की फोटो तो देख लो, इसका मतलब एलियन एग्जिस्ट करते हैं। पर उसपे भी मियामुरा और यमाडा बोलते हैं कि उसे किसी रस्सी से बांध के रखा है, तो ये भी नकली है। और जरा इस स्टोन को देखो, ये तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से आया है, पर उन दोनों को ये नॉर्मल पत्थर के अलावा और कुछ नहीं लग रहा था। फिर वो बोलती है कि ये सब टॉप सीक्रेट चीजें हैं, मैंने आज तक ये किसी को नहीं दिखाई, बस तुम्हें दिखा रही हूँ। क्योंकि जरा देखो तो हमारी टीम कितनी बेहतर है। शिराइशी जो स्कूल की सबसे पढ़ाकू लड़की है, मियामुरा जो काउंसिल मेंबर है और सबसे हैंडसम भी, और यमाडा जो कि किसी काम का नहीं है। ये पता नहीं सब यमाडा के पीछे क्यों पड़े रहते हैं। और ये तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए वो सफाई का सामान भी लेके आ जाती है। क्योंकि वो बोलती है कि अगर हमें इस क्लब में रहना ही है तो क्यों ना इसकी साफ सफाई कर ली जाए, क्योंकि देखो जरा ये कितना गंदा है। और वो सारा कचरा बाहर फेंक देती है और वो यमाडा को ऑर्डर देती है कि तुम भी इस क्लब के मेंबर हो तो सफाई में मेरी मदद करवाओ। यमाडा को उसका मुंह तोड़ने का मन कर रहा था, पर मियामुरा बोलता है कुछ उल्टी सीधी हरकतें मत करना वरना उसे शक हो जाएगा। तो वो उसकी सारी बातें आराम से मानने लग जाता है। और जब वो कूड़ा फेंकने जा रहा था, वो देखता है एक पोस्टर। इन पोस्टर में उन लोगों के नाम थे जो अगर इस एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाए तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। और उसमें से एक नाम था खुद यमाडा का। अब वो भागते भागते जाता है शिराशी के पास। वो बोलता है कि मुझे उसके साथ बॉडी चेंज करनी ही होगी, मुझे बस वही पास करवा सकती है। हाँ वो थोड़ा नर्वस तो होता है कि वो उससे कैसे कहेगा, कहीं वो मना ना कर दे। पर जब वो उसे बताता है वो तो एक बारी में मान जाती है। वो तो कुछ सवाल भी नहीं पूछती, उल्टा वो तो ये बोलती है कि हमें बॉडी चेंज करे हुए भी बहुत टाइम हो चुका है, तो मैं तो तैयार हूँ। तो यमाडा जल्दी से उसे किस करने वाला था ताकि वो बॉडी चेंज कर ले। अब उतने में से ही बीच में आ जाती है ईतो और वो यमाडा को कुछ काम बताती है। तो यमाडा वो काम करता है और फिर से जाता है शिराशी के पास बॉडी चेंज करने के लिए। पर ईतो फिर से आ जाती है और ऐसा कम से कम 100 बार होता है। वो जैसे ही उससे बॉडी चेंज करने जाता, ईतो बीच में आ जाती। आखिर में तो शिराशी ही बोल देती है कि मुझे नहीं लगता कि हम आज बॉडी चेंज कर पाएंगे, तो हम कल ट्राई करेंगे। पर यमाडा साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि कल मैं यहाँ पर रहूंगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने आज का एग्जाम पास नहीं करा तो वो मुझे लात मार के इस स्कूल से निकाल देंगे। पर तब मियामुरा अपना एल वाला दिमाग लगाता है। वो बोलता है कि तुम न्यू मेंबर हो तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, तो क्यों ना तुम काउंसिल रूम जाओ। और वो हंसते खेलते वहाँ से चली जाती है। तब यमाडा बोलता है वहाँ पर उसे लंबा टाइम लगने वाला है, तो तुम दोनों बॉडी चेंज कर सकते हो। फाइनली ये बॉडी चेंज कर लेते हैं। पर तभी वहाँ पर ईतो आ जाती है और बेचारी का दिल तो टूट जाता है और वो बहुत तेज की चिल्लाती है। ऐसा नहीं था कि वो यमाडा से प्यार करती थी या फिर ये देख के उसे बुरा लगा। दरअसल उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि इन सब ने मिलकर उसे धोखा दिया, क्योंकि यहाँ पर तो ये क्लब एक्टिविटीज के लिए आई थी। इसे लगा इन लोगों को भी सुपरनेचुरल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है, पर वो अब समझ चुकी है इनने ये क्लब अपने इस काम के लिए रख रखा है। दरअसल कोई सुपरनेचुरल एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड है ही नहीं। और वो रोने भी लग जाती है कि कोई भी मुझे नहीं समझता था, सब लोग मुझ पे हंसते थे, पर जब मुझे फाइनली लगा कि मुझे मेरे जैसे लोग मिल चुके हैं जो मुझे समझ सकते हैं, पर शायद मैं गलत थी, तुम भी बाकियों की तरह हो। तो वो जाने से पहले उनको धमकी देती है कि मैं इसका बदला लेके रहूंगी, और वो यहाँ से भाग जाती है। उनको कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या करने वाली है। पर जैसे ही अगले दिन यमाडा स्कूल जाता है, वो देखता है कि स्कूल पे पोस्टर चिपके होते हैं जिसपे लिखा होता है कि यमाडा ने शिराशी को किस करा है, और ये पर्चे सभी के हाथ में थे। पर तभी रिन देख के बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, यमाडा उसे कभी किस नहीं कर सकता क्योंकि वो तो मुझे पसंद करता है। तब बाकी लड़कियां बोलती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। फिर रिन बताती है कि एक दिन जब वो बदतमीज शिराशी मुझे पंच मारने वाली थी, तब यमाडा मेरे बीच में आ गया ताकि मुझे कुछ ना हो जाए। अब तुम ही बताओ, वो मुझसे प्यार करता होगा तभी तो मेरे बीच में आया ना। अब यमाडा पर्ची तो सभी से छीन लेता है, पर उसे पता थी कि अब बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, क्योंकि ये बात लोगों के दिमाग से नहीं निकलने वाली। और तभी वहाँ पर आती है ईतो और वो बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगी। मैंने सभी स्कूल में ये पर्चे बांट दिए हैं, अब तुम किसी को धोखा देने से पहले 100 बार सोचोगे। अब यमाडा को अपनी तो कोई परवाह नहीं थी, पर पहली बार, हाँ अगर ये पुराना यमाडा होता तो ये तो इस बात पे ध्यान तक नहीं देता, पर अब उसे परवाह थी, अपनी नहीं किसी और की, और वो थी शिराशी। वो अपने मन में सोचता है कि लोग पहले से ही शिराशी को बुली करते थे, उससे दूर रहते थे, पर ये र्यूमर सुनने के बाद तो उसकी इमेज और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। और जब वो क्लास में देखता है, सच में ऐसा ही होता है। अब तो लोग उसके पास बैठना तक पसंद नहीं कर रहे थे, बात करना तो बहुत दूर की बात थी। अब यमाडा को पता था कि इस र्यूमर को बस वही बंद करवा सकता है जिसने ये चालू करा था।
खुद ईतो। तो वो उससे बात करता है, वो उससे काइंडली रिक्वेस्ट करता है कि तुम सबको जाके बता दो कि तुमने झूठ बोला था, वरना तुम्हारी वजह से शिराशी को दिक्कत होगी। पर ईतो नहीं मानती, वो बोलती है कि वो झूठ नहीं था, मैंने तुम दोनों को किस करते हुए देखा था, मैं मरते दम तक ये बात नहीं बोलूंगी कि मैंने झूठ बोला। तब फिर यामाडा बोलता है कि अगर ऐसा है तो फिर शायद मुझे तुम्हें किस करना होगा। वो तो हैरान हो जाती है कि आखिर इसका मतलब है क्या। वो डर के पीछे भी होती है, पर उसे पता था कि वो यामाडा को नहीं रोक पाएगी। और जैसे ही यामाडा उसे किस करता है, उन दोनों की बॉडी स्विच हो जाती है। ईतो को समझ में नहीं आता ये क्या हुआ, और इससे पहले वो यामाडा से कुछ पूछ पाती, यामाडा उसके पेट पे बहुत जोर का पंच मारता है। वो बोलता है कि मुझे माफ करना इसके लिए, पर मुझे ऐसा करना ही पड़ा। अब वो ईतो की बॉडी में आ चुका था, तो वो सबसे पहला काम क्या करेगा, सबको जाके बता देगा कि यामाडा और शिराशी ने किस नहीं करा। नहीं, ये सबसे पहले चीज करता है उसके कपड़े खोल के देखना। यामाडा भी कभी कभार सच में मार खाने के काम करता है। तो फाइनली ये करने के बाद अब वो जाता है लोगों के पास। वो सबको बोलता है कि जो बात मैंने बोली थी तुम्हें यामाडा और शिराशी के किस के बारे में, वो एकदम झूठ थी। और वो जितने लोगों को भी बोल रहा था, सब लोग एक ही चीज बोल रहे थे, हाँ हमें पहले से ही पता था कि तुम झूठ बोल रही हो, और मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा। सभी लोग सेम ही चीज बोलते हैं कि हमें पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रही हो। तब वो 3 लड़कियों के पास जाता है जो शिराशी की क्लास की थी, और वो उनको भी जाके बताता है कि यामाडा और शिराशी के बीच में कुछ नहीं चल रहा। मैंने उनकी जो किसिंग वाली बात बोली थी वो पूरी झूठ थी। और वो लड़कियां पागलों की तरह हंसने लग जाती हैं और बोलती हैं कि पूरा स्कूल जानता है कि वो बात झूठ थी। आखिरकार तुम्हारी बात पे यकीन करेगा कौन। अब तो यामाडा को ईतो के लिए थोड़ा बुरा लगने लगा था। वो बोलता है कि तुम्हें मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं है। तब वो तीनों लड़कियां बताती हैं कि कोई बेवकूफी होगा जो तुम्हारी बात पे यकीन करेगा। तुम यूएफओ में मानती हो, तुम ये मानती हो कि तुम साइकिक हो, यानी कि तुम अपनी पावर से चम्मच मोड़ सकती हो, और पता नहीं तुम क्या क्या चीजें मानती हो। तुम बस झूठ बोलती हो और कुछ नहीं। और ये बोल के वो लड़कियां चली जाती हैं। तब यामाडा सोचता है कि इसकी वजह से ईतो को उसका सीक्रेट पता चल गया कि मैंने इतना बड़ा सैक्रिफाइस करा, मैंने ईतो के साथ बॉडी चेंज करी, और मुझे अब पता चल रहा है कि किसी को उस पर भरोसा ही नहीं था। तो फिर वो वापस जाता है रूम में ताकि वो बॉडी चेंज कर ले, पर ईतो वहाँ पर होती ही नहीं। तो यामाडा जाता है शिराशी और मियामुरा के पास, और वो सारी बातें उन्हें बता देता है कि मैंने इतना सब कुछ करा और अब मेरी बॉडी गायब है। पर उसे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर किसी लोगों को ईतो की बात पे भरोसा नहीं था तो सभी बच्चे शिराशी से दूर क्यों बैठे हुए थे। तब शिराशी बोलती है, अच्छा वो तो मैंने खुद उन लोगों से बोला था कि मुझे शांति में पढ़ाई करनी है तो तुम लोग मुझसे दूर रहो। और बेचारा यामाडा ने उसी के चक्कर में इतनी चीजें करी थी। तो यामाडा उसे पूरे स्कूल में ढूंढने लग जाता है, तो वो कहीं पर भी नहीं होती। हाँ, पर बाकी स्कूल के बच्चे उसके बारे में बात कर रहे थे कि यामाडा तो आज कुछ अजीब हरकतें कर रहा था। वो घंटों तक अपने आप को शीशे में देख रहा था, स्कूल लॉबी में अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, और सुपर हीरो पोज भी बना रहा था। तब यामाडा मन में सोचता है कि मुझे उसे ढूंढना ही होगा, वरना पता नहीं वो मेरी इमेज कितनी मिट्टी में मिला देगी। तब मियामुरा बोलता है, हमें इसकी बॉडी चेक करनी चाहिए, हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। और उन्हें मिलता है एक सेल फोन, और वो उसका ईमेल चेक करते हैं, और उसकी ईमेल देख के तो इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि जो हमने वो स्पून और वो यूएफओ की फोटो और वो जो बेकार सा स्टोन देखा था, वो सब मिला के था 50,000 येन का, जो इंडिया में लगभग 30,000 रुपए होते हैं। यामाडा बोलता है उसने ऐसी बेकार चीजों के लिए 50,000 येन क्यों दिए। तब मियामुरा समझ जाता है कि जरूर किसी ने उसके साथ फ्रॉड किया है। तब शिराशी बोलती है कि चलो मैं समझ सकती हूँ कि किसी ने उसके साथ फ्रॉड किया होगा, पर वो ये सामान स्कूल में क्यों लेके आई, जरूर उसका कुछ मकसद था। और यामाडा समझ जाता है कि उसने ये सब सामान इसीलिए खरीदा ताकि वो हमारा क्लब ज्वाइन कर सके, क्योंकि वो सारा सामान सबसे पहले उसने हमें ही दिखाया था। पर उस बेचारी को नहीं पता था कि ये सारी चीजें नकली हैं, और इस एरिया में नकली सामान कौन बेचता है ये यामाडा समझ चुका था। तो वो डायरेक्ट जाता है उसके पास, वो उन लोगों के पास जाता है जो इस तरह के सामान बेचते हैं, और ईतो सच में वहीं पर होती है जो जमीन पे पड़ी थी। और वो बाकी 3 गुंडे बोलते हैं कि अब तुम में वो पहले जैसी बात नहीं रही। एक टाइम ऐसा था जब मैं तुमसे डरा करता था, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करा करता था, पर जरा आप देखो तुम तो लड़कियों की तरह लड़ते हो, बाकी सब भी तुमसे ऐसे ही डरते हैं। पर तभी वहाँ पर आ जाता है यामाडा, और वो बोलता है कि उसको अकेला छोड़ दो। पर तब वो लड़के बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर आई, वैसे भी हम तुम्हें ढूंढने वाले ही थे, अब जल्दी से हमें 50,000 येन दे दो। पर वो साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हें एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाला, और जहाँ तक बात रही सामान की, ये लो अपना घटिया सामान, ये नकली है। पर तब वो लड़का बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये नकली है या असली, तुमने मुझसे ये 50,000 येन में खरीदा था, तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अब तो यामाडा को ईतो के
के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि कोई भी उसकी बात पे भरोसा नहीं करता और उसने बस हमारा क्लब ज्वाइन करने के लिए इससे 50,000 येन का नकली सामान ले लिया था। पर इससे पहले वो कुछ बोल पाता, बाकी दो लड़के उसे पकड़ लेते हैं और तभी उसे मारने के लिए आता है उनका लीडर और वो बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं अपने पैसे ऐसे ही जाने दूंगा? पर इससे पहले वो कुछ कर पाते, यामाडा उन दोनों लड़कों को एक ही बारी में मार देता है और उस लीडर को भी वो देता है अपनी सिग्नेचर केक और वो उन्हें वार्निंग देके छोड़ देता है कि अगर तुमने अगली बार मुझे छुआ भी तो मैं तुम्हारी सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। और इसके बाद फाइनली यामाडा ईतो को लेके चली जाता है और ये दोनों बॉडी फिर से स्विच कर लेते हैं और बेचारा वहाँ पर यामाडा की बॉडी पे बहुत चोट लग चुकी थी क्योंकि ये बहुत बुरी तरह पिटी थी। तब ईतो बताती है कि मुझे लगा कि मेरे पास अगर तुम्हारी बॉडी है तो मैं हम तीनों को अकेले मार दूंगी, पर मैं तो पिट गई। तब यामाडा उस पर चिल्लाता है कि बस बॉडी मैटर नहीं करती, फाइटिंग स्किल भी जरूरी होती है। पर फिर वो उनसे माफी मांगती है कि मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हुई, अब मुझे जाना चाहिए। पर यामाडा उसे रोक लेता है क्योंकि यामाडा को पता चल चुका था कि ये भी कितनी अकेली है, इसे भी कोई ऐसा दोस्त चाहिए जो उसे समझ सके। पर यामाडा सीधे नहीं बोलता, वो बस उससे ये बोलता है कि अब तुम्हें हमारा राज पता चल चुका है तो मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता, तो अब तुम भी मेंबर हो इस क्लब की। और ईतो खुश होती है क्योंकि फाइनली अब इसके भी दोस्त बन चुके हैं। तो ईतो को भी चीजें ट्राई करके देखनी थी, तो वो यामाडा को धक्का देती है ताकि उसकी और शिराशी की किस हो जाए। वो देखना चाहती थी कि बॉडी चेंज कैसे होती है और बस इतना ही नहीं, उसके बाद तो वो बोलती है कि मियामुरा और यामाडा को बॉडी चेंज करने के लिए जो शिराशी की बॉडी में है, और दूसरी तरफ शिराशी वो तो पढ़ने लग जाती है, उसे बाकी चीज से कोई मतलब नहीं था। तो ये ऐसे ही इतनी बार बॉडी चेंज करते हैं कि बीच में तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया था कि भला कौन किसकी बॉडी में है। वो अब उन्हें इतना तो समझ में आ चुका था कि ये पावर बस यामाडा के पास ही है, क्योंकि वो चाहे किसी की बॉडी में भी क्यों ना रहे वो तब भी बॉडी चेंज कर सकता है। और फिर सीन कट होता है काउंसिल रूम में, जहाँ पर प्रेसिडेंट बात कर रहे थे उस क्लब के बारे में जो बहुत पहले ही बंद हो चुका था। अब उस क्लब में ऐसी तो कुछ बात थी जिसकी वजह से काउंसिल प्रेसिडेंट भी उस पर ध्यान दे रहे थे और वो बोलते हैं कि ये मियामुरा उसी का भाई है ना। और ये बात ओदागिरी को इतनी पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि वो मियामुरा पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं, वैसे भी नेक्स्ट प्रेसिडेंट तो मैं ही बनूंगी, ना कि वो मियामुरा। तब प्रेसिडेंट अकेले रूम में बोलते हैं कि मेरे जाने के बाद कोई काबिल ही बनेगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट, और वहाँ पर टेबल पे फोटो पड़ी होती है शिराशी की, इसका मतलब वो भी एक कैंडिडेट है। अब ईतो के भी पार्टनर बनने के बाद इन्हें कई टाइम हो जाता है, सब कुछ अभी भी बढ़िया जा रहा था सिवाय एक चीज के, इनका एक्टिविटी क्लब की तरह लग ही नहीं रहा था। ईतो बोलती है कि मैंने प्रेसिडेंट से घंटों बात करी पर वो मेरी बजट अप्रूव करवाने की बात तो सुन ही नहीं रहे, जब तक हमें बजट नहीं मिलेगा हम अपना क्लब इम्प्रूव कैसे करेंगे। पर यामाडा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो बोलता है कि हमें बजट की जरूरत नहीं है, हमने वैसे भी ये क्लब इसलिए ज्वाइन करा है ताकि हम अपनी बॉडी फ्रीली स्विच कर सके। तब शिराइशी भी बोलती है कि यामाडा सही कह रहा है, हमारे क्लब एक्टिविटी में इतने पैसों की जरूरत है ही नहीं, और मियामुरा भी उन सबका साथ देता है कि हम जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा होगा। पर ईतो का ऐसा मानना नहीं था, वो बोलती है कि हमें अपने क्लब को सजाना चाहिए, सोचो हमारे क्लब में वो सब मिलेगा जिसकी हमें जरूरत है, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, बुक्स हो या फिर फ्यूचर देखने वाली बॉल। और हाँ, मैं तो खाने के बारे में भूल ही गई, हम जो चाहे वो खाने के लिए मंगा सकते हैं, मानो हम कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये सुन के यामाडा हैरान होता है। तब वो तो उसे बोलता है कि अगर हमारा बजट अप्रूव हो गया तो क्या हम माइक्रोवेव भी ला सकते हैं। वो थोड़ी हैरान होती है कि आखिर क्लब रूम में माइक्रोवेव कौन लेके आता है, पर फिर भी वो हाँ बोल देती है कि अगर तुम्हें माइक्रोवेव की जरूरत है तो हाँ, हम वो बजट के पैसों से ला सकते हैं। फिर यामाडा मान जाता है, वो बोलता है कि मैं स्कूल में ठंडा खाना खा खा के परेशान हो चुका हूँ, तो अब हम बजट अप्रूव करवा के रहेंगे। तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है मियामुरा को लेके, पर प्रेसिडेंट तो उनकी तरफ देखता तक नहीं है, यहाँ तक कि उसे यामाडा का तो नाम तक नहीं पता होता। और ये शॉकिंग बात इसलिए थी क्योंकि यामाडा को पूरा स्कूल जानता है उसके बुरे कामों की वजह से। तो यामाडा उसे धमकाने की भी कोशिश करता है और वो बताता है कि तुम्हें मेरा नाम याद रखना होगा, क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। पर प्रेसिडेंट फिर से उनकी नहीं सुनता, वो बस अपने काम में बिजी होता है। तब यामाडा थोड़ा तो कंफ्यूज होता है, वो बोलता है कि जब ईतो उनसे बात करने आई थी तब तो उन्होंने घंटों तक बात करी थी, तो ये अब हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। तब मियामुरा ने समझाता है कि हाँ मानता हूँ मुझे कहने में ये थोड़ी शर्म आ रही है, पर हमारे प्रेसिडेंट ऐसे ही हैं, वो लड़कियों से घंटों तक बातें करते हैं, पर जब बात आती है लड़कों की तो वो उन्हें मुंह तक नहीं लगाते। तो फिर इसीलिए यामाडा गुस्से से वहाँ से चले जाता है। वो बोलता है कि ये तो बहुत बदतमीज प्रेसिडेंट है, और फिर उसके दिमाग में आता है एक आइडिया कि अगर वो लड़कियों से ही बात करता है तो क्यों ना हम सब बॉडी स्विच कर लें। तो शिराशी की बॉडी में जाता है यामाडा
और ईतो की बॉडी में जाता है मियामुरा। तब ईतो बोलती है कि तुम हमारी बॉडी में क्यों जा रहे हो, अगर बात करनी होगी तो हम ही कर लेंगे। पर यामाडा साफ मना करता है कि तुम लड़कियों को बात करनी नहीं आती, तुम फीलिंग्स में बह जाती हो। अब जब मुझे शिराशी की बॉडी मिल चुकी है तो अब देखना मैं उससे बजट कैसे अप्रूव करवाता हूँ। तो वो दोनों ही जाते हैं प्रेसिडेंट के पास और वो बहुत स्वीट होने की एक्टिंग कर रहे थे। पर तभी प्रेसिडेंट बोलता है, यामाडा तुम फिर आ गए। और ये सुन के यामाडा हैरान था कि आखिर इन्हें कैसे पता चला कि मैं यामाडा हूँ, और वो उनके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। सबसे पहली चीज यामाडा पूछता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला कि हम दोनों ने बॉडी चेंज करी है। तब प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं लड़कियों को तो आंखें बंद करके भी पहचान सकता हूँ, और तुम में से मुझे एक लड़की वाली एनर्जी तो बिल्कुल नहीं आ रही, और सेम चीज अप्लाई होती है तुम पे भी मियामुरा। इसका मतलब वो ये भी पहचान चुका था कि ईतो की बॉडी में भी मियामुरा है। पर तब प्रेसिडेंट बताता है अपना असली प्लान। वो बोलता है चलो एक डील रखते हैं, मैं तुम्हारा बजट अप्रूव करवा दूंगा, पर तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, और वो ये है कि शिराशी को कन्विंस करो कि वो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दे दे। तब यामाडा बोलता है कि ये कैसी बकवास बात है, वो तो एग्जाम देगी ही ना। फिर प्रेसिडेंट उसे पूरी बात बताता है, शिराशी हमारे स्कूल में सबसे ज्यादा होशियार लड़की है, और वो अगर बड़े कॉलेज में जाएगी तो इससे हमारे स्कूल का ही नाम रोशन होगा। पर वो ऐसा नहीं कर रही है, उसने मना कर दिया है कि उसको कॉलेज नहीं जाना। तब यामाडा बोलता है कि क्या पता उसको कुछ फैमिली इश्यू हो, इसलिए वो आगे पढ़ाई कंटिन्यू ना करना चाहती हो। पर प्रेसिडेंट फिर से बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने उनसे भी बात कर ली, शिराशी का खुद ही मन नहीं है कॉलेज जाने का, तो अगर तुम उसे कन्विंस कर लो तो मैं तुम्हें बजट दे दूंगा। अब यामाडा को लगता है कि ये काम बहुत आसान होगा, और वो शिराशी से रिक्वेस्ट करता है, पर वो साफ मना कर देती है। वो बोलती है कि माफ करना, हाँ माना कि मैं भी इस क्लब की मेंबर हूँ, पर मैं इतना बड़ा सेक्रीफाइस नहीं कर सकती। यामाडा थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि इसमें सेक्रीफाइस वाली कौन सी बात है, तुम 24 घंटे पढ़ते रहती हो तो तुम्हें कॉलेज क्यों नहीं जाना। पर शिराशी जवाब देना जरूरी नहीं समझती, वो बस इतना बोलती है कि मैं स्कूल खत्म होने के बाद अपने आप ही पढ़ लूंगी, मुझे किसी कॉलेज की जरूरत नहीं है, और वो वहाँ से निकल जाती है। वो कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहती उसका रीजन वो नहीं बताती। अब ये तीनों अकेले में सोच ही रहे होते हैं कि हम उसे कन्विंस कैसे करें, और तभी वहाँ पर आ जाती है ओदागिरी और यूशियो। यूशियो यामाडा को पहले से जानता था। ओदागिरी बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इस यामाडा के साथ घूम रहे हो, बातें सुनने में आई है कि तुम अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हो, और यूशियो भी उसे चिढ़ाता है। वो बोलता है कि यामाडा मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, मुझे नहीं लगा था कि तुम मियामुरा के पालतू कुत्ते बन जाओगे। और वो दोनों से धमकाने लग जाते हैं कि तुम अभी भी इन सब चीजों से पीछे हट जाओ, क्योंकि वैसे भी मियामुरा प्रेसिडेंट नहीं बनने वाला, वो बनूंगी मैं। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब मियामुरा बोलता है कि अब तो हमें शिराशी को कन्विंस करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने उसे कन्विंस नहीं करा तो मेरा प्रेसिडेंट बनना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, और वो तो छोड़ो हमारा क्लब भी बंद हो सकता है। तो ये सभी प्लान बनाने लग जाते हैं कि वो शिराशी को कैसे कन्विंस करेंगे। और जब यामाडा क्लब रूम में अकेला होता है, वहाँ पर उसके पास आती है शिराशी, और वो बहुत ज्यादा ही ब्लश कर रही थी, और वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज मेरे साथ बॉडी चेंज कर लो, हमें बहुत टाइम हो चुका है बॉडी चेंज करे हुए। यामाडा भी ब्लश करने लग जाता है कि आखिरकार ये इतना शर्मा क्यों रही है, इससे पहले तो ये कभी नहीं शर्माई, कहीं ऐसा तो नहीं अब इसे सच में मुझसे प्यार होने लगा है। तो वो बॉडी चेंज करने के लिए मान जाता है, पर जैसे ही वो उसको किस करता है वो बेहोश हो जाता है, और उसकी नींद खुलती है बहुत ही देर बाद। तब उसे पता चलता है कि शिराशी को उससे कुछ प्यार व्यार नहीं हुआ था, दरअसल उसने बॉडी इसलिए चेंज करी ताकि वो क्लास में जाके पढ़ाई कर सके, क्योंकि सच में शिराशी की इतनी बुरी हालत हो रखी थी उससे तो खड़ा हुआ भी नहीं जाता, उसको बहुत तेज की बुखार था और जुकाम भी। तब मियामुरा बोलता है कि हमें इसे इसके घर छोड़ के आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसे यहाँ रखा तो इसकी हालत और खराब हो सकती है। और वो तीनों चले जाते हैं उसके घर। यामाडा को उसके घर बिना परमिशन के जाने में अजीब लग रहा था, पर ये दोनों तो बिना परमिशन के घुस जाते हैं और उसके कमरे में जाके उसके सारे सामान छेड़ने लग जाते हैं। तब यामाडा ईतो को रोकता है, वो बोलता है कि किसी के सामान छूना अच्छी बात नहीं है। और तभी उसकी नजर पड़ती है उस एल्बम पे जिसमें होती है शिराशी की बचपन की फोटो, जिसमें वो हंस तो रही थी पर उसमें साफ पता चल रहा था कि वो जबरदस्ती की स्माइल थी, उसका हंसने का मन बिल्कुल नहीं था। और वो सोचता है कि मैंने शिराशी को वैसे कभी स्माइल करते हुए देखा नहीं, क्या ये कभी हंसती नहीं है क्या। और दूसरी तरफ मियामुरा तो शिराशी के बेड पे सोने ही वाला था। तब यामाडा उन्हें लात मार के बाहर निकाल देता है और खुद सो जाता है उस बेड पे। पर थोड़ी देर बाद ही शिराशी वहाँ पर आ जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की, वो भी मेरे बिना परमिशन के। और वो उसके साथ बॉडी स्विच कर लेती है। अब वो आराम कर रही थी और यामाडा नीचे बैठा हुआ था। तब यामाडा उससे माफी मांगता है कि मुझे बिना तुम्हारे परमिशन के तुम्हारे घर नहीं आना चाहिए था, पर वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ आखिर तुम कॉलेज क्यों नहीं जाना चाहती, क्योंकि तुम तो वैसे भी पूरे दिन पढ़ाई करती रहती हो। तब शिराशी बोलती है कि मैं पढ़ाई बस इसलिए करती हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। मेरे बचपन से लेकर अभी तक
एक भी दोस्त नहीं बना। मुझे लगा जब मैं हाई स्कूल में आऊंगी तो कुछ चेंज हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कॉलेज में जाने में ऐसा क्या बदल जाएगा, मैं फिर भी अकेले ही रहूंगी। और अगर मुझे अकेले रहना ही है तो क्यों ना मैं घर से ही पढ़ाई कर लूं, और अब तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो चली जाता है और शिराशी सोचने लग जाती है कि वो शुरू से अकेली थी, जहाँ तक कि आज भी जब वो क्लब रूम में गई थी तब भी वहाँ पर कोई नहीं था। और ऐसे ही एक दिन इसे ये लोग भी छोड़ के चले जाएंगे और वो फिर से अकेले हो जाएगी। पर तभी यामाडा वापस आता है और वो गीला कपड़ा रख देता है उसके सर पर, और वो उससे बोलता है कि मुझे तो स्कूल में आना ही नहीं था। सच में अगर मेरे पेरेंट्स मुझे फोर्स नहीं करते तो मैं तो कभी इस स्कूल में आता ही नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि ये हाई स्कूल बोरिंग होते हैं और यहाँ पर आने के बाद मेरा कुछ अच्छा नहीं होने वाला। पर मैं गलत था। मैं मिला ईतो से, मियामुरा से और खासकर तुमसे। तो हाई स्कूल उतना भी बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था। तब वो थोड़ा रुकते हुए बोलता है कि मैं भी कॉलेज की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं चाहूंगा कि मैं वहाँ पर अकेले न जाऊँ। तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? मैं चाहता हूँ कि कॉलेज में भी तुम मेरे साथ ही रहो। और इस पे शिराशी स्माइल करती है और वो मान जाती है कि मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हूँ। तब अगले दिन मियामुरा जाके सभी को बता देता है कि उसने शिराशी को कन्विंस कर लिया, और सभी लोग हैरान थे कि हम तो महीनों से ट्राई कर रहे थे, तुमने एक दिन में कर लिया। अब ओतागिरी समझ चुकी थी कि मियामुरा के नंबर बढ़ चुके हैं, तो अब वो बन सकता है नेक्स्ट प्रेसिडेंट, तो उसे कुछ ना कुछ तो करना होगा ही। और अब फिर से कई दिन बीत चुके थे और आ चुका था गर्मियों का मौसम। अब ये जाने वाले थे स्कूल ट्रिप पे, और इन सब की बस अलग अलग थी। मियामुरा और ईतो थे एक ही बस में, क्योंकि वो ग्रुप ए में थे, और ग्रुप बी में थे शिराशी और यामाडा और बाकी सभी। अब ट्रिप पे जाने से पहले यामाडा और शिराशी बॉडी चेंज कर लेते हैं। ऐसा इसलिए था ताकि शिराशी को कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि यामाडा से तो वैसे भी कोई बात करने आता नहीं है, तो वो आराम से पूरे रास्ते बुक पढ़ पाएगी। और यामाडा लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा था, और वो लड़कियों से बहुत कुछ खाने के लिए देती है, और वो बोलती है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा अलग बिहेव कर रही हो, वरना पहले तो तुम अपनी बुक में ही घुसी रहती थी। हमें जान के अच्छा लगा कि तुम भी बात करने की कोशिश कर रही हो। तो इसके बाद वो इन लड़कियों के साथ एंजॉय करता है। उन लड़कियों में पता नहीं इतनी एनर्जी कैसे आ रही थी, क्योंकि पूरे दिन एंजॉय करने के बाद उसकी हालत तो खराब हो चुकी थी, और लड़कियां अभी भी एक्साइटेड थी। तो अब रात होने वाली थी, तो वो बॉडी स्विच करने की सोचता है। तो वो थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद जाता है शिराशी के पास, और वो देखता है कि ये तो अभी तक पढ़ रही है सुबह से लेकर। वो बोलता है कि तुम्हारे आने का फायदा ही क्या हुआ, अगर तुम्हें पूरे दिन पढ़ना ही था। तब शिराशी बोलती है कि तुम उन लड़कियों को थोड़ी देर और हैंडल कर लो, मैं बस थोड़ी देर और पढ़ के वापस आ जाऊंगी। तब फिर वो खाना खाने चली जाता है, और वो देखता है कि शिराशी की प्लेट खाली होती है। इसका मतलब वो खाना खाने भी बाहर नहीं आई। तब वो लड़कियां उसे पूरी तरह से स्पॉइल कर रही थी। वो उसके लिए खाने के लिए बहुत ज्यादा मीठा लाती है, उनसे अच्छे से बात कर रही थी, और वो बोलती है कि जल्दी से ये सब खा लो, इसके बाद हमें नहाने जाना है। और ये सुन के वो पैनिक हो जाता है। वो ढूंढने जाता है शिराशी को ताकि वो बॉडी चेंज कर सके, पर शिराशी कहीं मिलती नहीं। तब वो तीनों लड़कियां फिर से आके बोलती है कि आखिर तुम इतना टाइम क्यों लगा रही हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर हमें सबको नंबर से नहाना है, तो अगर हमने अभी लेट करी तो हम बाद में नहीं नहा पाएंगे। तो उसे जबरदस्ती उन लड़कियों के पीछे जाना ही पड़ता है, और सच में वो उसके लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर था। अब वो पूरे दिन बहुत ज्यादा थक चुका था, तो वो डिसाइड करता है कि अब वो सो जाएगा। पर लड़कियां उसे तब भी रोकती हैं कि तुम सो क्यों रहे हो, आज तो हम पूरी रात भर बात करेंगे। फिर वो लड़कियां बोलती हैं तुम इधर सोने थोड़ी ना आई हो, क्योंकि तुम आज से पहले यहाँ पर कभी नहीं आई, ऐसा पहली बार हो रहा है कि तुमने हमें ट्रिप में ज्वाइन करा, तो तुम सो क्यों रही हो। और तब यामाडा को समझ में आता है कि ये तो ऐसा उसने कभी सोचा ही नहीं कि अगर उसे पढ़ाई करनी थी तो वो यहाँ पर आई ही क्यों, क्योंकि आज से पहले तो उसने कभी ट्रिप ज्वाइन नहीं करी, हालांकि करी तो कभी यामाडा ने भी नहीं थी, तभी उसे नहीं पता था। तब वो जाता है शिराशी के रूम में, और वो समझ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारा भी सबके साथ घूमने का मन है, तुम्हें भी एंजॉय करना है, पर तुम डरी हुई हो, क्योंकि अगर तुम्हें घूमना नहीं होता तो तुम यहाँ पर कभी आती ही नहीं। तब शिराशी उसे बताती है कि मैं जब भी लोगों के बीच में जाती हूँ तो वो लोग मुझे इग्नोर कर देते हैं, मैं पढ़ाकू हूँ तो कोई भी मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करता। पर यामाडा उसे समझाता है कि सब लोग वैसे नहीं होते, तुम्हें पता है कि वो तीनों लड़कियाँ उनने सुबह से मेरा साथ नहीं छोड़ा, और वो बहुत ज्यादा खुश है कि तुम उनसे बात करने की कोशिश कर रही हो, तो जाओ और उनके साथ एंजॉय करो। और वो उसके साथ बॉडी चेंज कर लेता है। अब बॉडी स्विच करने के बाद ओतागिरी उसे बताती है, और वो बोलती है कि मुझे तुम्हारा राज पता चल गया कि तुम लड़कियों के बैग से चोरी करते हो। और वो देख के हैरान था, दरअसल ये बैग शिराशी का था, शायद वो अपनी बुक निकाल रही होगी। ओतागिरी बोलती है कि मैं ये फोटोज लीक कर दूंगी, अगर तुम नहीं चाहते कि ऐसा हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम शिराशी को बोल दो कि वो एग्जाम में पार्टिसिपेट ना करे। तब यामाडा बोलता है कि तुम्हें लीक करनी है तो फोटो कर लो, वैसे भी वो बुक तो मुझसे शिराशी ने मंगाई थी। तब ओतागिरी बोलती है अच्छा, तो उसने तुमसे अंडरवेयर भी मंगाई थी, और ये देख के तो उसके शरीर से उसकी आत्मा ही निकल जाती है। आखिर शिराशी
ये क्या करने की कोशिश कर रही थी। अगर ये फोटो बाहर लीक हुई तो इसकी पूरी इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। इसको तो ये डिफेंड भी नहीं कर सकता। तब वो जाता है ईतो और मियामुरा के पास। वो बोलता है कि ओदागिरी के पास मेरी कुछ फोटोज हैं और अगर उसने वो पब्लिश कर दी तो मेरी इमेज मिट्टी में मिल जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं शिराशी से बोल दूं पीछे हटने के लिए? पर मियामुरा मना करता है। वो बोलता है कि अगर तुमने ऐसा कर भी दिया तब भी ओदागिरी नहीं रुकेगी। वो तुम्हें तब तक ब्लैकमेल करती रहेगी जब तक उसका मन चाहे। और वैसे भी उस फोटो में है क्या? तब वो उसे बताता है कि दरअसल उस फोटो में मैं नहीं था, उसमें थी शिराशी, जो पता नहीं क्यों खुद की ही अंडरवेयर देख रही थी। और ये बात सुन के तो इसके दोस्तों को भी इस पे यकीन नहीं होता। वो बोलते हैं क्या वो सच में शिराशी ही थी या फिर तुम? ईतो भी बोलती है कि मुझे तो यामाडा पे शुरू से ही शक था, जरूर ये ऐसा काम करके शिराशी का नाम लगा रहा है। और तब यामाडा तो समझ चुका था कि इसके दोस्त जिनको सारी बातें पता है वो तक इस पे यकीन नहीं कर रहे तो पूरा स्कूल क्यों ही करेगा। फिर वो डिसाइड कर लेता है कि वो बॉडी चेंज करेगा ओदागिरी के साथ। तब ओदागिरी नहाने गई थी और वो उसे वहीं से बुला के लेके आ जाता है। तब वो बोलती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक लड़की को अकेले इतनी रात को यहाँ पर बुला रहे हो? अगर तुम सोच रहे हो कि वो फोटो में डिलीट कर दूंगी तो भूल जाओ। तब वो बोलता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मुझे तुम्हें किस करना होगा। शुरू में तो वो थोड़ी हैरान होती है कि आखिर इसका कहने का मतलब क्या है, पर फिर वो उसे रोकते हुए बोलती है कि अगर तुम्हें यही चाहिए तो ठीक है, पर बाद में मुझे मत बोलना। और ओदागिरी खुद ही यामाडा को किस कर लेती है, पर पता नहीं क्यों इस बार उसकी बॉडी नहीं बदलती। ओदागिरी बस उसे इतना ही बोलती है, अब तुम खुश हो ना, अब ये मत सोचना कि मैं तुम्हें बार बार किस करते रहूंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। यामाडा कंफ्यूज था कि बॉडी स्विच क्यों नहीं हुई और ओदागिरी एक स्माइल करती है। और ये बातें वो अपने दोस्तों को जाके भी बताता है कि उसकी पावर काम नहीं कर रही और वो दोनों भी ट्राई करते हैं। वो दोनों ही उसे एक एक बार किस करते हैं पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी बॉडी चेंज होना बंद हो गई थी। इसका मतलब यामाडा की पावर जा चुकी है। तो अगले दिन वो शिराशी से मिलता है और वो उसे पूरी बात बताता है कि कल क्या हुआ था, पर वो उसे ये बात नहीं बताता कि उसकी पावर काम करना बंद हो गई। शिराशी मान जाती है। वो बोलती है कि मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगी। वैसे भी मॉक टेस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो बस प्रैक्टिस के लिए है। और शिराशी को बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। तब वो बोलती है कि उन लड़कियों ने कल पूरी रात मुझे सोने नहीं दिया। सच में मैंने इतना ज्यादा मजा अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं करा। और वो फिर से उन लड़कियों के साथ चली जाती है और वो जाने से पहले बोलती है कि काश समर वेकेशन में भी हम चारों साथ में ही रहे। और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो उसे कैसे बताए कि शायद अब ये क्लब हमें बंद करना होगा। और अगले दिन ये फिर से स्कूल चले जाते हैं। पर आज बाकी लोग थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे। ईतो उसके लिए घर से खाना बना के लेके आई थी, वो भी हार्ट वाला, और वो उसके सामने कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रही थी। वो तो छोड़ो, यहाँ तक कि मियामुरा भी। फिर वो उनसे पूछता है कि आखिर तुम दोनों मेरे लिए खाना बना के क्यों लेके आए हो? इससे पहले तो तुमने आज तक ऐसा नहीं करा। फिर वो दोनों बताते हैं कि शायद हमें तुमसे प्यार है। और वो दोनों यामाडा के लिए लड़ने लग जाते हैं। और यामाडा तो डरा हुआ था। ईतो को तो फिर भी समझ में आता है ये मियामुरा के प्यार में क्यों पड़ गया। तब वो बोलता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, कल तक तो तुम दोनों बिल्कुल सही थे। तब मियामुरा बताता है हाँ, पर जब से कल तुमने मुझे किस करा तब से ही मुझे तुम कुछ ज्यादा ही हैंडसम और अट्रैक्टिव लगने लगे। तब ईतो भी बोलती है कि मेरा भी सेम ही रीजन है, पता नहीं कल से तुम मुझे कुछ ज्यादा ही कूल लग रहे हो। और यामाडा समझ जाता है कि उसकी बॉडी स्विच करने की पावर जा चुकी है और अब उसे एक नई पावर मिल गई जिससे वो किसी को भी किस करके अपने प्यार में फंसा सकता है। तो वो जल्दी से फिर से उन्हें किस कर देता है ताकि उनका कर्ज ब्रेक हो सके। और वो दोनों तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि पता नहीं क्यों अभी कुछ टाइम पहले तो मुझे यामाडा बहुत ज्यादा कूल लग रहा था, पर अब ये फिर से पहले की तरह बेवकूफ लग रहा है। और उन्हें ये पावर भी पसंद आती है। तब मियामुरा बोलता है कैसा रहेगा कि अगर ये पावर तुम शिराशी पे यूज करो, वो तो तुम्हारे प्यार में पागल ही हो जाएगी और सोचो तुम क्या क्या कर सकते हो। और ये सुन के तो यामाडा भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, पर वो मना कर देता है कि मैं अपनी पावर का ऐसा यूज नहीं करूंगा। यहाँ तक कि ईतो भी यही चीज बोलती है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं तो पक्का शिराशी पे इसका यूज करती। पर यामाडा बोलता है कि ये सब बकवास अभी छोड़ो, अब तुम ये सोचो कि मुझे अपनी पावर वापस कैसे मिलेगी। तभी तो बोलती है क्या तुमने शिराशी को बताया? पर यामाडा मना कर देता है कि मैंने उसे नहीं बताया कि मेरी पावर जा चुकी है, क्योंकि अगर मैंने उसे बता दिया तो वो क्लब छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि वो क्लब में बस आई ही इसीलिए थी ताकि हम बॉडी स्विच कर सके। और शायद मुझे पता है कि मुझे मेरी पावर वापस कैसे मिलेगी। जब से मैंने ओदागिरी को किस करा था तभी से मेरी पावर चली गई थी, तो शायद मुझे उसे फिर से किस करना होगा। पर जैसे ही वो बाहर जाता है उसे वहाँ पर मिल जाती है शिराशी। अब शिराशी उससे बोलती है बॉडी चेंज करने के लिए, पर यामाडा साफ मना कर देता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसे पता चल जाएगा कि उसकी पावर जा चुकी है। और मियामुरा और ईतो भी कुछ बहाना बना देते हैं कि अभी इसे कुछ जरूरी काम है तो ये बॉडी चेंज नहीं कर सकता। और यामाडा वहाँ से भाग जाता है। अब वो पूरे स्कूल में ढूंढता है ओदागिरी को,
पर उसे वो कहीं पर नहीं मिलती। हाँ, उसे उदयगिरी के चमचे जरूर मिलते हैं। वो उनका पीछा करता है और वो पुराने स्कूल में भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर आ जाती है शिराशी फिर से। वो बोलते हैं कि अब तो लंच ब्रेक भी हो चुका है, क्या अब हम बॉडी चेंज कर सकते हैं? पर यामाडा अभी भी मना कर देता है और शिराशी को इस बार बहुत बुरा लगता है। उसे लगता है कि यामाडा बस उससे बॉडी चेंज इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि अब वो शिराशी से परेशान हो चुका है। और अब सीन कट होता है उदयगिरी की तरफ, जहाँ पर वो बच्चे उसके लिए खाना लेके आते हैं और उसे यामाडा के बारे में भी बताते हैं कि वो हमारा पीछा कर रहा था पर हम उससे बच के आ गए और उदयगिरी उन्हें भेज देती है। तब वो बोलती है कि आखिर वो यामाडा आने में इतना टाइम क्यों लगा रहा है, उसे तो अभी तक आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी पावर उस पे काम नहीं कर रही। दरअसल अभी उदयगिरी को नहीं पता कि यामाडा पे उसकी चार्म एबिलिटी काम नहीं कर रही है। इसका मतलब वो उसके प्यार में पागल नहीं होगा। तब उशियो बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हारी एबिलिटी हर बार काम करती है, तुम जिसको भी किस करती हो वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाता है। तो जरूर यामाडा भी हो चुका होगा, पर क्या पता वो हमें यहाँ पर ढूंढ ना पा रहा हो। तब ये दोनों चले जाते हैं बाहर मेन स्कूल में और यामाडा तो वहाँ पर भी नहीं होता, जिससे उदयगिरी थोड़ी इरिटेट हो जाती है। वो बोलती है कि आखिर वो बेवकूफ यामाडा मुझे ढूंढ क्यों नहीं रहा, मुझे उसे अपना गुलाम बनाना था। और वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है और उशियो को थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर ये इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रखी है और क्या ये सच में यामाडा के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल रही है या फिर ऐसा बस मुझे लग रहा है। तब वो खुद ही एडमिट करती है, मेरे दिमाग में बस यामाडा ही चले जा रहा है, मैं उसके अलावा कुछ और फोकस नहीं कर पा रही, मुझे उसे ढूंढना ही होगा। और वो वहाँ से भाग जाती है और दूसरी तरफ यामाडा शिराशी को सब कुछ बता देता है कि उसकी पावर जा चुकी है। और ये सुन के शिराशी खुश होती है। यामाडा बोलता है कि मुझे तो लगा तुम नाराज होगी कि अब मेरे पास पावर नहीं है। तब वो स्माइल करते हुए बोलती है, मुझे लगा था कि तुम मेरे साथ बॉडी स्विच इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि अब तुम मुझसे नफरत करते हो, क्योंकि मैं हर बार तुमसे बॉडी स्विच करने के लिए बोलती हूँ। पर मुझे सुन के अच्छा लगा कि ये वजह नहीं थी। तब वो झुक के फिर से बोलती है कि मुझे तुम्हें किस करना है। यामाडा से समझाता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी पावर सच में जा चुकी है। पर शिराशी बोलती है कि बस मुझ पे भरोसा रखो। और वो दोनों किस करते हैं और फाइनली इन दोनों की बॉडी चेंज हो जाती है। और ये बस एक टेस्ट था। इसके बाद ये दोनों वापस अपनी बॉडी में आ जाते हैं और उन्हें किस करते हुए उदयगिरी देख लेती है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। और वो उशियो से पूछती है कि तुमने तो कहा था ये दोनों बस अच्छे दोस्त हैं, तो ये एक दूसरे को किस क्यों कर रहे हैं। और ओशियो को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता। उदयगिरी रो रही थी क्योंकि वो यामाडा से प्यार करने लगी थी। अब ओशियो इतना तो समझ जाता है कि इसकी पावर इसी पे बैकफायर हो चुकी है। शिराशी ये सब चीज समझाती है। यामाडा पूछता है कि आखिर मेरे पास पावर वापस कैसे आई। तब शिराशी बोलती है कि तुम्हारे पास कभी बॉडी स्विच करने की पावर थी ही नहीं, तुम्हारे पास थी कॉपी करने की पावर। यामाडा थोड़ा हैरान होता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कॉपी। फिर वो उसे पूरी बात समझाती है कि जब तुमने उदयगिरी को किस करा तब तुम्हें एक नई पावर मिल गई जिससे तुम किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। तो वो पावर तुमने उदयगिरी से कॉपी कर ली। और जहाँ तक रही बॉडी स्विच करने की पावर, वो शायद पावर है मेरी, क्योंकि तुमने सबसे पहले मुझे ही किस करा था, तो शायद तभी तुमने मेरी पावर कॉपी कर ली होगी। यामाडा के तो कुछ समझ में नहीं आता। ये इतने टाइम से तो इसे लगता था कि इसके पास बॉडी स्विच की पावर है, पर इसके पास तो कुछ अलग ही पावर है। पर तभी ओशियो वहाँ पर आता है और यामाडा के मुंह पे बहुत जोर की लात मारता है। वो बोलता है कि तुमने उदयगिरी के साथ क्या किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल ओशियो और यामाडा दोनों ही मिडिल स्कूल में दोस्त थे। मिडिल स्कूल में यामाडा का नाम बहुत ज्यादा खराब था क्योंकि वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करता था और शैतानियां करता था। पर जब वो हाई स्कूल में आया तो उसने सोच लिया कि अब वो एक सीधा साधा बच्चा बन के रहेगा। तो वो अपने क्लासमेट से दोस्ती करने की सोचता है, पर वो बहुत ज्यादा अजीब थे। वो मांगा की जगह लिटरेचर पढ़ रहे थे और म्यूजिक की जगह लेक्चर सुन रहे थे। वो सच में बहुत ज्यादा बोरिंग थे। और सेम हाल था उशियो का। वो दोनों ही मानते हैं कि स्कूल तो बहुत ज्यादा बोरिंग है, पर कम से कम ये दोनों साथ में थे। यामाडा को लगता है कि ये स्कूल लाइफ सच में बकवास होने वाली है, पर ओशियो का ऐसा मानना नहीं था। वो बोलता है कि आज तो हमारा पहला दिन ही है, क्या पता हमें आगे अच्छा लगने लग जाए। और यामाडा खुश था, चाहे स्कूल लाइफ कितनी भी बोरिंग क्यों ना हो, कम से कम उसके साथ उसका बेस्ट फ्रेंड तो है। अब कहानी आती है फिर से प्रेजेंट पे और यामाडा ओशियो को हरा देता है क्योंकि यामाडा उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और वो बोलता है कि आखिर तुम उस उदयगिरी के पीछे इतने पागल क्यों हो, उसके वजह से तुमने हमारी दोस्ती खराब कर दी और अब तुम फिर से मुझसे लड़ने आए हो बस उसकी वजह से। और शिराशी तो फिर से बुक खोल के बैठ जाती है। अगर बाढ़ या फिर भूकंप भी आ जाए तब भी अपनी बुक पढ़ना नहीं छोड़ेगी। तब ओशियो उसे बताता है कि तुमने उदयगिरी को मुझसे छीन लिया, अब वो बस तुम्हारे बारे में ही सोचे जा रही है। तब फाइनली बीच में आती है शिराशी। वो बोलती है ऐसा नहीं है, दरअसल उसकी एबिलिटी ही उस पे बैकफायर हो चुकी है, तो अगर उसे वापस नॉर्मल करना है
तो यमाडा को उसे फिर से किस करना होगा और वो पहले जैसी हो जाएगी। पर यमाडा साफ मना कर देता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, अगर वो मेरे प्यार में पागल हो चुकी है तो हो जाए, मैं उस बदतमीज लड़की को फिर से किस नहीं करने वाला। पर ओशियो उससे भीख मांगता है कि प्लीज उसे पहले जैसा कर दो। यमाडा को उसके अंदर वही पुराना दोस्त दिखता है पर वो उसे इग्नोर कर देता है। वो बोलता है कि जो तुमने मेरे साथ करा वो मैं कभी नहीं भूलने वाला, तो सोचना मत कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये देख के शिराशी को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है, क्या तुम चाहते हो कि ओदागिरी तुम्हारे प्यार में जिंदगी भर ऐसे ही पड़ी रहे? तब यामाडा बोलता है ये तो अच्छी बात ही है, आखिर किस लड़के को पसंद नहीं आएगा कि एक लड़की उसे पसंद कर रही है। और ये सुन के शिराशी उसे चाटा मार देती है और वो उसे समझाती है कि मुझे नहीं पता कि तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है, पर तुम्हें इसकी मदद करनी ही होगी, तुम इन दोनों को इस तरह सजा नहीं दे सकते। तब ओशियो भी बोलता है कि जब वो फिर से पहले जैसी हो जाएगी तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी फोटोज डिलीट कर दूंगा। तब यामाडा खड़ा होता है और वो बोलता है कि तुम कब से ऐसे बन गए, तुम कभी लड़कियों के पीछे इतना पागल नहीं थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओदागिरी ने तुम्हें किस करा है? और ओशियो एडमिट कर लेता है कि हाँ उसने मुझे किस करा था और शायद मैं उसके चाम में फंसा हुआ हूँ, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। और वो वहाँ से चली जाता है। तब वो अपने बाकी सब दोस्तों को बताता है कि आखिर ओशियो और इनके बीच में हुआ क्या था। तो दरअसल ये बात थी जब ये स्कूल में नए नए आए थे, इस स्कूल में ये शरीफ बच्चे बन के आए थे, पर ये देखते हैं कि 3-4 लड़के मिलके एक लड़की को परेशान कर रहे थे और ये देख के ओशियो से नहीं रहा जाता, तो वो उन 3-4 लड़कों से अकेले लड़ने चली जाता है। वो उनसे एज में भी बड़े थे। हाँ यामाडा ने खुद से वादा करा था कि वो इस स्कूल में लड़ाई नहीं करेगा, पर वो अपने दोस्त को अकेले नहीं छोड़ सकता था, तो वो भी उन सब गुंडों को मारता है और ये दोनों वो फाइट जीत जाते हैं। पर ये जिस लड़की को बचाने यहाँ पर आए थे वो तो यहाँ पर होती ही नहीं, वो शायद भाग गई थी। पर अगले दिन मिलता है इसको सबसे बड़ा झटका, जब अगले दिन प्रिंसिपल इसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमने हमारे स्कूल का नियम तोड़ा है, तुमने बिना किसी वजह से लड़कों से लड़ाई करी। तब यामाडा बोलता है कि वो बिना किसी मतलब की लड़ाई नहीं थी, वो तीनों लड़की किसी लड़की को परेशान कर रहे थे। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप ओशियो से ही पूछ लो या फिर उस लड़की से। तब उसका टीचर बोलता है कि आखिर तुम क्या बात कर रहे हो, दरअसल उन दोनों ने ही तुम्हारी कंप्लेंट करी है। और यामाडा के पैर से जमीन निकल जाती है। इसका मतलब ओशियो ने उसे धोखा दे दिया। ओदागिरी और ओशियो ने लोगों को ये बता दिया कि यामाडा ने बिना मतलब उन लड़कों को मारा था और इसी वजह से यामाडा सस्पेंड हो जाता है। और तभी सब लोग इससे डरते थे क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा वायलेंट है। और ये कहानी सुन के तो ई तो रोने तक लग जाती है कि मैं तो हर बार तुम्हें गलत समझती थी, पर तुम तो खुद ही एक विक्टिम हो। तो फाइनली स्कूल खत्म होने के बाद ओदागिरी और ओशियो आ जाते हैं और वो मिलते हैं पुराने वाले स्कूल में जहाँ पर कोई भी ना आ सके। तो वो ओदागिरी को किस करने वाला था पर वो उसे रोक लेती है। वो बोलती है कि मुझे इस कर से ब्रेक नहीं होना, मुझे तुमसे प्यार हो चुका है और ये सबसे बेस्ट फीलिंग है, अगर तुम चाहो मैं ऐसे ही रह सकती हूँ। और ये सेम वर्ड्स थे जो ओशियो ने बोले थे और अब उसे पूरी चीज समझ में आ जाती है। दरअसल ओशियो ने उसे उस टाइम पे धोखा नहीं दिया था, जरूर ओदागिरी ने उसे अपनी चार्म एबिलिटी से अपने वश में कर लिया होगा। तो इसका मतलब ओशियो कभी भी गद्दार नहीं था, वो खुद भी एक विक्टिम था। पर फाइनली वो ओदागिरी को किस कर लेता है और वो कर्स ब्रेक कर देता है। तब बाहर आके ओशियो यामाडा को एक बुक पकड़ाता है। वो बुक होती है 7 विचेस के बारे में। उस बुक में लिखा होता है कि इस स्कूल में हर बार 7 विचेस आती हैं और उन 7 विचेस की है अलग अलग एबिलिटी। उनमें से 2 एबिलिटी हमें दिखाई जाती है, एक चार्म एबिलिटी जिससे हम किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं जो कि ओदागिरी के पास है, और दूसरी होती है टेलीपैथी जिससे हम किसी का भी दिमाग पढ़ सकते हैं। और बाकी पावर के बारे में दूसरी बुक में लिखा हुआ है। ई तो बोलती है कि जल्दी से मुझे दूसरी बुक दो, मुझे उन 7 विचेस के बारे में जानना है। इसका मतलब पूरे स्कूल में 7 अलग अलग ऐसी लड़कियां हैं जिनके पास अलग अलग पावर है और अभी हमें 3 पावर के बारे में पता चल चुका है क्योंकि एक तो शिराशी के पास ही है जो है बॉडी स्विच। तब ओदागिरी बाहर आके बोलती है कि ये बुक मुझे पुराने स्कूल में मिली थी, मैंने दूसरी बुक भी ढूंढने की कोशिश करी पर मुझे वो कहीं पर नहीं मिली। तब ईतो सब विचेस को ढूंढने के लिए तैयार हो जाती है पर यामाडा मना करता है कि मुझे तो इन सब कामों से दूर ही रखो, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करने वाला। और वो जाने वाला होता है पर शिराशी उसे रोक लेती है और वो बोलती है कि प्लीज हमारी उन्हें ढूंढने में मदद करो, क्या पता वो हमारा ही वेट कर रही हो। और शिराशी ने बोला था तो यामाडा मना कैसे कर देता, फिर वो मान जाता है। और ओदागिरी भी एक विच थी तो वो उसे भी ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं और वो भी मान जाती है कि वो उनका सुपरनेचुरल एक्टिविटी क्लब ज्वाइन कर लेगी और उसी के साथ आ जाता है ओशियो भी उन्हीं की टीम में। अब समर वेकेशन आ चुका था और ये सभी दोस्त बीच में एंजॉय कर रहे थे, पर तभी शिराशी बोलती है मुझे कहीं यामाडा नहीं दिख रहा और वो होता है अभी भी स्कूल में, क्योंकि वो एग्जाम पास नहीं कर पाया था तो उसे गर्मियों की छुट्टियों में भी पढ़ाई करनी होगी।
और वो अकेला नहीं था, उसके साथ थे और 3 लोग, और उसमें से जो एक लड़की थी उसका नाम था उत्सुका, और वो तीनों ही यामाडा से बात नहीं करते, जबकि यामाडा उनसे बात करने की कोशिश करता है। और फिर आता है इनका रिजल्ट, और ये सब फिर से फेल हो जाते हैं। तब हमें दिखाई जाता है कि ये स्कूल में नहीं होते, ये होते हैं एक अलग ही जगह पर, और वहाँ पर वेकेशन में आए होते हैं इसके बाकी सभी दोस्त भी। यहाँ पर ये आए थे बस वो सेकंड बुक ढूंढने के लिए, जिसमें 7 विचों के बारे में लिखा हुआ है, और इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो बुक सुपरनैचुरल क्लब रूम में होगी। फिर बाद में पता चलता है कि जिनके पास वो क्लब रूम की चाबी है वो तो यहाँ पर है ही नहीं। तब शिराशी बोलती है अगर तुम्हें पास होना है तो तुम्हारी जगह एग्जाम मैं दे दूंगी। तो अगले दिन यामाडा बीच पे चले जाता है एंजॉय करने के लिए, और शिराशी देती है उसका एग्जाम। सभी बच्चे हैरान थे कि आखिर ये इतना पढ़ाकू कैसे हो गया। वो सभी सवाल के जवाब दे रहा था, और पीछे उत्सुका और उसके बाकी लोग बोलते हैं कि शायद हमें इसे ग्रुप में ज्वाइन कर लेना चाहिए। और तभी अकेले में उत्सुका यामाडा को किस कर लेती है, हालांकि उसके अंदर शिराशी थी। तब शिराशी सबको जाके बताती है आखिर उस उत्सुका ने मुझे किस क्यों करा, क्या तुम उसे जानते हो। पर यामाडा मना कर देता है कि वो हर साल सप्लीमेंट्री एग्जाम देने के लिए मेरे साथ ही रहती है, क्योंकि वो भी मेरी तरह हर साल फेल हो जाती है। तब शिराशी समझ जाती है कि मेरे ख्याल से वो कोई विच है, क्योंकि अगर वो बिना किसी बात के तुम्हें किस कर रही है तो उसके पास जरूर कोई पावर होगी, क्योंकि जब उसने शिराशी को किस करा था तब उनकी बॉडी चेंज भी नहीं हुई। तो इसीलिए शिराशी उसका एग्जाम देने से मना कर देती है। वो बोलती है कि वो एक विच है और मैं उसकी पावर कॉपी नहीं कर सकती, तो उसे जानने के लिए तुम्हें उसके पास खुद जाना होगा। तो अगले दिन वो फिर से एग्जाम देने चली जाता है। उत्सुका उसके पास फिर से आती है और वो उससे बोलती है कि हम साथ में एग्जाम पास करेंगे, पर इस बार उसकी बॉडी के अंदर शिराशी नहीं थी, तो वो फेल हो जाते हैं सभी। तो जब यामाडा उन सबके रूम में जाता है, वहाँ पर पहले से आ रखे होते हैं उशियो और ओदागिरी। शिराशी समझ जाती है कि ये भी बुक ढूंढने आए हैं, पर वो उसे समझाती है कि अगर तुम क्लब रूम देखने आई हो तो वो अभी तक नहीं खुला। और ओदागिरी फिर बताती है मैं तुम्हें इसी के बारे में वार्न करने आई थी, वो क्लब रूम खुलेगा भी नहीं। दरअसल जब तक तुम सब पास नहीं हो जाते तब तक वो टीचर वहाँ से नहीं जाएंगे, और अगर तुम्हारे टीचर नहीं जाएंगे तो तब तक क्लब नहीं खुलेगा। तो अगर तुम्हें क्लब रूम खुलवाना है तुम सबको पास होना होगा। तब यामाडा तो हार मान लेता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम तो कभी पास हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि चलो एक पल के लिए शिराशी से बॉडी चेंज करके एग्जाम पास कर लेगा, पर ये बाकी 3 नमूनों का क्या करेगा, क्योंकि वो भी इसी की तरह बेवकूफ हैं। पर तब उसे उत्सुका की बात याद आती है। उसने मेरे कान में मुझसे कहा था कि चलो साथ में एग्जाम पास होते हैं। शायद उसे लग रहा होगा कि किस करके उसने मुझ पे अपनी पावर का यूज कर लिया है, पर ऐसा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे शिराशी मेरी बॉडी के अंदर थी। तब शिराशी उसे बोलती है तो तुम्हें खुद उसे जाके किस करना होगा, और यामाडा वैसे ही करता है। शुरू में तो उसे समझ में नहीं आता कि उसकी पावर क्या है, पर आधी रात को उत्सुका की बातें उसके दिमाग में चलने लग जाती हैं। पर वो बताती है कि मेरी पावर है टेलीपैथी, इसका मतलब मैं तुमसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ सिवाय दिमाग से। फिर अगले दिन वो उसे अपनी पूरी पावर समझाती है। उत्सुका बहुत ही ज्यादा इनोसेंट और शाय थी, पर जब भी वो टेलीपैथी के थ्रू बात करती थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती थी, इतना कि उससे तो यामाडा तक डरने लगा था। और वो उसे बताती है कि मैं जिसको भी किस करती हूँ मैं उसका दिमाग पढ़ पाती हूँ, तो ऐसा करके हम सभी एग्जाम पास कर लेंगे। मुझे पता है कि तुम दिखाते नहीं हो, पर तुम बहुत ज्यादा समझदार हो। इन्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि शिराशी उस दिन सारे आंसर दे रही थी, तो ये थोड़ी प्रैक्टिस करता है ताकि ये दूसरों का दिमाग पढ़ सके। और अभी तो ये बस मियामुरा से बातें कर पा रहा था। तो एग्जाम के दिन शिराशी आंसर बताती है मियामुरा को, और मियामुरा बताता है यामाडा को, और यामाडा बताता है आंसर उन तीनों को। तो ऐसे ही ये एक दूसरे का दिमाग पढ़ के अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं। और फाइनली इन्हें क्लब रूम की मिल जाती है, पर वो पूरा रूम खाली होता है। तब एक ओल्ड लेडी बताती है कि मुझे हाल ही में ऑर्डर मिला था कि मैं इस रूम की सफाई कर दूं, तो मैंने सारा सामान बाहर फेंक दिया। तो इसका मतलब अभी भी इनके हाथ वो सेकंड बुक नहीं लगी। बाकी लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते, पर ओदागिरी थोड़ी परेशान थी। वो बोलती है कि इतने सालों बाद अचानक से ही रूम साफ क्यों करवाएंगे, जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है। और मियामुरा समझ जाता है कि इसमें किसी और का नहीं, खुद हमारे प्रेसिडेंट का हाथ है। अब गर्मियों की छुट्टियों का आखिरी दिन था, तो ये एंजॉय करने लग जाते हैं, पर यामाडा अकेले होता है। शिराशी उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम सबके साथ एंजॉय क्यों नहीं कर रहे। तब वो बताता है कि सब विचेस के पास एक यूनिक पावर है, कि सब विचेस को पावर उनकी विशेष की वजह से मिली है। अगर हम बात करें तुम्हारी, तो तुम हमेशा अकेले रहती थी, तुम चाहती थी कि तुम्हारे भी दोस्त बने,
तो तुम्हें पावर मिली बॉडी स्विच करने की। ओदागिरी चाहती थी कि वो प्रेसिडेंट बने, तो उसे पावर मिली चार्म की, ताकि वो सबको वश में कर सके। और ओत्सुका वो बहुत ज्यादा शाय और इंट्रोवर्ट थी, तो उसे पावर मिली टेलीपैथी की, ताकि वो सबसे बात कर सके। तो सब पावर के पीछे कुछ ना कुछ रीजन था। तो भला मुझे कॉपी की पावर क्यों मिली? और शायद ये मुझे तभी पता चलेगा जब मैं सातों विचेस को ढूंढ लूंगा। और जब सब ऊपर आते हैं, वो सबको एक बड़ी न्यूज देता है कि ओत्सुका ने मुझे बता दिया है कि चौथी विच कौन है। यामाडा सबको बताता है कि नेक्स्ट विच है सारुशिमा। अब इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है फ्यूचर का। ये टाइम था स्कूल खुलने के एक हफ्ते बाद का, जहाँ पर पूरा स्कूल जल रहा होता है और सामने होती है शिराइशी। अब कहानी फिर से आती है प्रेजेंट में। इसका मतलब जब स्कूल इनका खुला था, तब यामाडा और मियामुरा सारुशिमा के घर के बाहर आते हैं। मियामुरा को उसका घर इसलिए पता था क्योंकि वो भी एक काउंसिल मेंबर है, और ये इसके घर पे इसलिए आए थे क्योंकि बहुत टाइम से सारुशिमा स्कूल नहीं आ रही। वो बहुत चुपचाप रहने लगी है, यहाँ तक कि वो बहुत कम घर से बाहर निकलती है। तब यामाडा बोलता है कि अगर ऐसा है तो हम उसके घर में जबरदस्ती घुसेंगे। मुझे पता लगानी है कि उसकी विच पावर क्या है। पर इससे पहले वो अंदर जाते, बाहर से आ ही जाती है सारुशिमा, पर वो उन पे शक नहीं करती। वो बोलती है अगर तुम्हें अंदर आना ही है तो मेरे सामान शिफ्ट करवाने में मदद करवा दो। तो ये पूरा सामान शिफ्ट कराने के बाद फिर से आते हैं उसके पास, ताकि वो उससे पूछ सके कि उसकी पावर क्या है, पर वो सो रखी होती है। तब मियामुरा बोलता है तुम्हें उसको अभी किस कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो इसकी पावर तुम्हें मिल जाएगी, फिर हमें इससे पूछना नहीं पड़ेगा। यामाडा को थोड़ा अजीब तो लगता है कि ऐसा करना सही नहीं है, पर मियामुरा की बात में भी दम था, तो उसे जाता है किस करने के लिए। पर सारुशिमा उठी हुई थी और वो बोलती है कि प्लीज मुझे बचा लो। वो इतनी धीरे बोलती है कि ये बात बस यामाडा को सुनाई देती है। तो यामाडा मियामुरा से बोलता है कि तुम मेरा बेड बाहर करो। तब वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, मुझे बचा लो। फिर सारुशिमा बोलती है कि मुझे पता था कि तुम आज यहाँ पर आओगे, मैं फ्यूचर देख सकती हूँ। तब वो उसे पूरी बात बताती है कि उसने स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया। तब ये बोलती है कि मेरे पास है फ्यूचर देखने की पावर। मैं पहले छोटे मोटे फ्यूचर देखा करती थी, जैसे कि सरप्राइज एग्जाम कब होंगे या फिर नेक्स्ट पीरियड में क्या होगा। पर एक दिन मैंने बहुत बुरा फ्यूचर देखा कि ओल्ड स्कूल में आग लग चुकी है। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, पर उसका इंजाम मेरे ऊपर ही लग गया, और उसके बाद से सब लोग मुझसे हेट करने लगे। मैंने सबको समझाने की कोशिश करी कि वो आग मैंने नहीं लगाई, पर फ्यूचर में कोई भी मुझ पे भरोसा नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने स्कूल ही जाना छोड़ दिया। शायद इससे फ्यूचर चेंज हो जाए। तब यामाडा बोलता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन क्यों करूं, कुछ प्रूफ भी तो होना चाहिए। तब वो बोलती है कि तुम्हें यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ साथ स्कूल वालों ने ब्लेम करा था तुम्हें भी, क्योंकि तुम भी मेरे बगल में थे। पर अब यामाडा की हालत खराब हो गई थी। अब तो उसे यकीन करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने नहीं करा तो स्कूल जलाने का इंतजाम इसके सर पे लग जाएगा। तब फिर वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हें मुझे किस करना होगा। वो शुरू में तो थोड़ा शर्माती है, पर बोलती है कि अगर मेरे किस करने से फ्यूचर चेंज हो जाएगा तो फिर ठीक है, और वो उसे किस कर लेती है। अब यामाडा अगले दिन जाता है स्कूल, और वो बताता है कि मेरे पास है फ्यूचर देखने की पावर। पर जैसे यामाडा उस पर यकीन नहीं कर रहा था, ये लोग भी उस पर यकीन नहीं करते। फिर वो बताता है कि अभी देख लेना, कुछ ही टाइम बाद ओदागिरी यहाँ पर आएगी और मेरे गाल पे जोर का चाटा मारेगी, इतनी जोर का कि मैं इस जमीन पे गिर जाऊंगा और मेरे गालों पे होगा लाल निशान। और सच में ही ओदागिरी वहाँ पर आ जाती है। वो बताती है कि उसने सारुशिमा पे नजर रखी, वो उसकी दीवार पे, पेड़ पे, पता नहीं कहाँ कहाँ चढ़ के उस पे निगरानी रख रही थी, और इसी वजह से उसकी स्कर्ट थोड़ी ऊपर हो जाती है। और जब उसे पता चलता है कि ये लोग उसे देख रहे हैं, तो वो चाटा मारती है यामाडा को और वहाँ से चली जाती है। अब सबको यकीन हो जाता है कि ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे इसने बोला था, इसका मतलब सच में ये फ्यूचर देख सकता है। तब यामाडा बोलता है कि अब ये सब बातें बाद में कर लेंगे, अभी मुझे उससे भी इम्पोर्टेंट बात करनी है। दरअसल एक हफ्ते बाद स्कूल में आग लग जाएगी, और वो उन्हें फोटो बना के भी दिखाता है कि उसे फ्यूचर कैसा दिखा था। तब शिराशी एक चीज नोटिस करती है कि जो फोटो उसने बनाई थी उसमें सारुशिमा और यामाडा दोनों की बॉडीज दिख रही थी। इसका मतलब यामाडा फ्यूचर तो देख सकता है, पर किसी और पीओवी से। इसका मतलब जब आग लगी थी वहाँ पर कोई और भी मौजूद था। तो ये भागते हुए जाता है सारुशिमा के पास और उससे बोलता है कि उस टाइम पे वहाँ पर तीसरा पर्सन कौन था, जरूर आग उसी ने लगाई होगी। तब वो बताता है कि अगर मैं ध्यान से सोचूं तो वहाँ पर मेरा एक दोस्त भी था, सुबाकी, पर मुझे नहीं लगता कि वो आग लगाएगा। तब यामाडा बोलता है पर वो वहाँ पर इन्वॉल्व था, तो इसका मतलब उसका भी कुछ हाथ होगा। तब वो जाता है सुबाकी के पास उससे बात करने के लिए, और वहाँ जाके उसे पता चलता है कि सुबाकी खुद यामाडा को ढूंढ रहा था। वो यामाडा से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम और शिराशी बहुत अच्छे दोस्त हो,
तो प्लीज उसकी बात मुझसे करवा दो, मैं उसे डेट करना चाहता हूँ। यामाडा हाँ बोल देता है कि मैं तुम्हें शिराशी से मिलवा दूंगा, क्योंकि यामाडा को यकीन होता है ये इसको वैसे भी हाँ नहीं बोलेगी और कम से कम इसके बदले स्कूल में आग तो नहीं लगेगी। तब वो खुश हो जाता है कि तुम मेरे अब से बेस्ट फ्रेंड हो, तो अब मैं तुम्हें एक स्पेशल चीज खिलाऊंगा। तब यामाडा सोचता है कि ये दिल का तो अच्छा लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये स्कूल में आग लगा सकता है। तब सुबाकी उसे लेके जाता है ओल्ड स्कूल में। वो ओल्ड स्कूल के किचन में जाता है और वहाँ पर खाना बनाने लग जाता है। वो बोलता है कि मैं अक्सर यहाँ पर आके खाना बनाता हूँ। और अब यामाडा समझ जाता है, इसका मतलब इसने फ्यूचर में खाना बनाते बनाते ही आग लगाई है। और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन स्कूल में आग लगने वाली थी। और इनकी किस्मत इतनी बेकार थी कि सारुशिमा को भी टीचर ने उस दिन जबरदस्ती स्कूल बुला लिया था। इसका मतलब ये तीनों वहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे जब स्कूल में आग लगेगी। तब मियामुरा भी बोलता है, तुम फ्यूचर देख तो सकते हो, पर क्या तुम सच में उसे चेंज कर सकते हो? तो फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि ये सुबाकी के साथ बॉडी स्विच कर लेंगे ताकि वो आग ना लगा पाए। ये ऐसा करने जाते तो हैं, पर सुबाकी किस करने से मना कर देता है। वो यामाडा से बोलता है कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मुझे तुम्हारी फीलिंग्स की कद्र है, पर मैं तुम्हें किस नहीं कर सकता क्योंकि मैं शिराशी से प्यार करता हूँ। तो वो उसे जबरदस्ती पकड़ के किस करने की कोशिश करता है, पर सुबाकी सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो दोनों को ही पीट देता है। तो इसका मतलब अब शिराशी को आना ही पड़ेगा। पर वो शिराशी को नहीं बेचते, उसकी बॉडी में आता है खुद यामाडा और वो उसे लेके जाते हैं स्कूल से बहुत दूर ताकि ये स्कूल में आग ना लगा पाए। पर तभी उसके पास कॉल आता है सारुशिमा का। वो बोलती है कि फ्यूचर चेंज तो हो चुका है, पर आग स्कूल में अभी भी लगेगी, बस फर्क इतना होगा कि अब हम तीनों साथ में खड़े होंगे। तो इसे रोकने के लिए यामाडा वहाँ से भाग जाता है, पर सुबह की उसे रोकते हुए बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे डेट करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे डेट करो। पर तभी वहाँ पर आ जाती है रियल शिराशी और वो सबके सामने यामाडा को किस कर देती है। और बाद में शिराशी अपनी रियल बॉडी में आके बोलती है कि मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकती क्योंकि मैं और यामाडा पहले से डेट कर रहे हैं। और ये सुन के उसका दिल टूट जाता है और वो भागता है सीधा स्कूल की तरफ। यामाडा उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, अब तो वो पूरे स्कूल में आग लगा देगा। पर शिराशी बोलती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर वो जाता है उसके पीछे पीछे स्कूल तक। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो यामाडा से बोलता है कि तुम मेरे दोस्त थे, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। पर फाइनली यामाडा उससे बॉडी स्विच कर लेता है। और अब 8-3 हो चुके थे, तो अब फ्यूचर पूरी तरह से बदल गया था। अब स्कूल में आग नहीं लगेगी। और बाद में ये सारी चीजें सुबाकी को भी एक्सप्लेन कर देते हैं और वो तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वो बोलता है कि मुझे भी तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन करना है। हालांकि वो ऐसा इसलिए कह रहा था ताकि वो शिराशी से रोज मिल सके। तब सारुशिमा उसे अकेले में बुलाती है और वो उसे हक करते हुए बोलती है कि थैंक्स मुझे बचाने के लिए, अगर तुम नहीं होते तो सब लोग मुझसे हेट करते। पर तब यामाडा उससे एक बात पूछता है कि आखिर शिराशी ने मुझसे बॉडी चेंज क्यों करी थी। तब सारुशिमा बताती है कि वो सारे इल्जाम अपने सर पे लेने वाली थी। वो नहीं चाहती थी कि तुम मुसीबत में पड़ो, तो वो तुमको इससे दूर रखना चाहती थी। और ये सुनने के बाद वो सीधा जाता है शिराशी के पास और वो उससे बोलता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, मेरे वजह से तुम अपना फ्यूचर क्यों बर्बाद करने वाली थी, आज के बाद से ऐसा करने की सोचना भी मत। वो उस पे चिल्ला रहा होता है, पर शिराशी बस स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। अब वो सोच रहा होता है कि सच में इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है, पर जो भी हो, वो जब भी ऐसी हरकतें करती है और भी ज्यादा क्यूट लगती है। अब सीन कट होता है अगले दिन में, जहाँ पर कुछ लोग समर फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे और हमें दिखाई जाती है एक और विच। और अब हमें पता चलता है कि समर फेस्टिवल आने वाला है, पर प्रेसिडेंट इनका फूड स्टॉल लगाने से मना कर देते हैं और वो देते हैं इन्हें एक मिशन कि इन्हें इन 3 स्टूडेंट्स को रोकना होगा, जो होते हैं केगो, सेको और रेन। मियामुरा बताता है कि ये स्कूल के बिगड़े बच्चे हैं, ये स्कूल की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, चीटिंग करते हैं और दूसरे स्कूल के लड़कों से फाइट करते हैं। पर किसी को भी उसकी बात पे यकीन होता नहीं। शिराशी और ईतो भी बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छे बच्चे थे, यहाँ तक कि ये तो टॉप तक करते थे, मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ऐसा काम करेंगे। पर तब मियामुरा बोलता है, पर प्रेसिडेंट ने हमें इनके बारे में वार्न करा है, अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो वो हमें फूड स्टॉल लगाने नहीं देंगे। और मैं समझ सकता हूँ कि शायद ये बुरे लोग नहीं है, इनके पीछे असली मास्टरमाइंड है ये लड़की, इसका नाम है ताकीगावा नोआ। प्रेसिडेंट ने मुझे ये भी बताया है कि ये एक विच है, ये किसी को भी किस करके उनका पास्ट देख सकती है, तो जरूर ये उन तीनों का पास्ट देख के उन्हें ब्लैकमेल कर रही होगी। पर तब शिराशी बोलती है कि प्रेसिडेंट को इतना कुछ कैसे पता। फिर मियामुरा बोलता है कि वो स्कूल के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें विचेस के बारे में और सभी स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है। तब यामाडा बोलता है कि तू चिंता मत करो, वैसे भी ये सब तो हमारे जूनियर हैं, मैं इनको थोड़ा बहुत धमका दूंगा और ये अपनी लाइन पे आ जाएंगे। तब यामाडा जाता है नाओ के पास
ना उसकी जूनियर थी और वो उम्र में भी उससे छोटी थी, तो उसे लग रहा था कि यामाडा उसे डेट के लिए पूछने आया है। पर यामाडा उससे बोलता है कि मैं इन सब कामों के लिए नहीं आया, मैं बस चाहता हूँ कि तुम कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम स्टॉल नहीं लगा पा रहे। पर तब नाव इनोसेंट बनने की एक्टिंग करती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझ जैसी मासूम लड़की ऐसा कुछ काम कर सकती है, और वो यामाडा के साथ फ्लर्ट करने लग जाती है। वो बोलती है कि माना कि आप मेरे सेनपाई हैं, पर मुझे बड़े लड़कों में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो क्या आप मुझे डेट करना चाहते हैं। पहले तो यामाडा सोचता है कि ये इसका दिमाग खराब हो चुका है, पर फिर उसे याद आता है कि इसे डेट के बहाने किस भी तो कर सकता है, और वो उससे किस के लिए पूछता है। पर ये सुन के नाव का मुंह बन जाता है। वो बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम छोटी बच्चियों के साथ ऐसी बातें कर रहे हो, तुम पक्का डीडी के छोटे भाई होगे। और वो ये बोल के वहाँ से निकल जाती है। वो बोलती है कि इसे अचानक से क्या हो गया, अभी तो ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। अब इसके बाद यामाडा उसके पीछे पड़ जाता है ताकि वो किस करके उसकी पावर ले सके और जान सके कि उसका असली मोटिव है क्या, क्योंकि वो उसके पास्ट में देख पाएगा। पर नोआ बहुत ज्यादा जिद्दी थी। तब यामाडा उसे एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हारा ग्रुप ज्वाइन कर लूंगा अगर तुम मुझे किस करने दो। और मेरी बात का गलत मतलब मत समझना, मैं तुम्हें बस किस इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारी पावर कॉपी कर सकूँ। मुझे पता है कि तुम एक विच हो। और ये सुन के उसका मूड पूरी तरह से बदल जाता है। वो उसे कमरे में लेके जाती है और उसे पिन कर लेती है और बोलती है क्या तुम्हें पता है बाकी विचेस के बारे में, क्या तुम मुझे उनके नाम बता सकते हो, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें अपनी पावर दे दूंगी। और वो उसे किस करने वाली थी, पर यामाडा उसे रोक लेता है। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी कि ये अचानक से इतनी तैयार कैसे हो गई, और यामाडा उसे किस करने से मना कर देता है। फिर बाद में हमें दिखाया जाता है अपने 3 दोस्तों को भेजती है सुपरनेचुरल क्लब एक्टिविटी के रूम से बुक चुराने के लिए, और वो बस बुक नहीं चुराते, पूरी तोड़फोड़ कर देते हैं। इस पे यामाडा गुस्सा हो जाता है और वो प्रेसिडेंट को जाके बहुत ज्यादा सुनाता है। वो तो उन्हें मारने भी लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें पता था कि वो लोग ऐसा करेंगे, तो आखिर तुमने हमें ये केस क्यों दिया। तब प्रेसिडेंट उन्हें सारी बात बताता है कि अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि विचेस कैसे काम करती हैं। दरअसल स्कूल में कुछ तो बात है, इस स्कूल में हर बार 7 विचेस रहती हैं, और जब वो विचेस किसी रीजन से स्कूल छोड़ देती हैं या फिर उन्हें निकाल दिया जाता है, तो उनकी पावर मिल जाती है किसी और स्टूडेंट को। तो आज नहीं तो कल वो तुम्हारे पीछे आएगी ही। और यामाडा समझ जाता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। नोआ चाहती है कि वो सारी विचेस को किसी तरह स्कूल से निकलवा दे, और उनका सबसे पहला टारगेट होगा शिराशी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सेको आती है शिराशी के पास जब वो रूम में अकेली थी, और वो उसे किस कर लेती है, और वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि मुझे शिराशी की बॉडी मिल गई। अब वो शायद इसकी बॉडी में रह के कुछ ऐसे काम करने वाली थी जिससे शिराशी को स्कूल से निकाल दिया जाए। पर बाद में हमें पता चलता है कि उस बॉडी में शिराशी नहीं बल्कि यामाडा था, और वो उन बाकी दोनों लोगों को मार देता है और तीनों को ही बांध के रख देता है। पर वो तीनों भी कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। तब यामाडा के पास आता है एक प्लान। तो यामाडा और बाकी सब इनकी बॉडी लेके जाते हैं नोआ के पास, पर नोआ उन्हें पहचान लेती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें दोनों बुक्स दे दूंगी, पर तुम मेरे दोस्तों को छोड़ दो। पर यामाडा मना कर देता है कि अब मुझे बुक्स नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम उन विचेस का पीछा करना छोड़ दो। पर इस बात पे नोआ मना कर देती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, तो इनका ये प्लान भी फेल हो जाता है। पर शिराशी को एक चीज समझ में नहीं आती कि हमको तो ये लग रहा था कि नोआ इन तीनों को मैनिपुलेट कर रही है, पर अगर ऐसा होता तो वो इन तीनों के बदले 2 बुक देने के लिए कभी नहीं मानती। तब वो तीनों भी बताते हैं कि ऐसा नहीं है, नोआ ने हमें कंट्रोल नहीं करा, हम उसके दोस्त हैं, तुम हमें छोड़ दो और हम उसे कन्विंस कर लेंगे कि तुम्हारे पीछे ना आए। और ठीक ऐसा ही होता है। नोआ इन तीनों की बात सुन लेती है, पर यामाडा अभी भी सेटिस्फाइड नहीं था। वो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जितना मैं तुम्हें जान पाया हूँ उससे मुझे इतना तो पता चल चुका है कि तुम पूरे स्कूल में कब्जा तो नहीं करना चाहती, तो आखिर तुम स्कूल में इतना बुरा बिहेव क्यों करती हो। और वो उससे बोलती है अगर तुम्हें जानना है तो खुद देख लो, और वो उसे किस कर लेती है। फिर बाद में हमें उसका बहुत ट्रॉमेटिक पास्ट दिखाया जाता है, और तब यामाडा की नींद खुलती है। मतलब ये सब उसने सपने में देखा था। उसने सपने में वो सब देखा जो नाव के साथ हुआ था। दरअसल नाव को लोग बुली करते थे, उसे इग्नोर करते थे, यहाँ तक कि उसे कमरे में बंद तक कर दिया जाता था। और एक दिन तो उसे इतनी देर तक बंद करके रखा था कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और उसने अपनी पैंट गीली कर दी थी, जिसकी वजह से लोग उसका और मजाक उड़ाने लगे। और जिस रूम में इसे लॉक करा था वहीं पर मिली थी इसे ये बुक। पर यामाडा बाकियों की तरह उसका मजाक नहीं उड़ाता। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और वो भी उससे मदद की भीख मांगती है, अपने ने नहीं। वो बोलती है कि मेरे बाकी तीनों दोस्तों को बचा लो, उनने कुछ भी गलत नहीं करा है, उनको फंसाया गया है, जो भी उन पे इल्जाम लगे हैं वो सब गलत है। पर तभी वहाँ पर उसके बाकी दोस्त आ जाते हैं और वो यामाडा से फाइट करने लग जाते हैं। पर हर बार की तरह यामाडा उन्हें हरा देता है, और वो इन तीनों को भी समझाता है कि इसमें गलती तुम तीनों की भी है, तुमने सारा बोझ नोआ के ऊपर डाल दिया।
वो तुम थे जो चाहते थे कि तुम्हें विच पावर मिले ताकि तुम फिर से पॉपुलर हो सको। पर क्या तुमने कभी अपने दोस्त के बारे में सोचा? और उन लोगों को भी अपनी गलती का एहसास था, तो वो डिसाइड करते हैं कि अब वो विच पावर के पीछे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि शायद उन्हें उसकी कभी जरूरत थी ही नहीं। नोआ कभी भी बुरी नहीं थी, बस उसे फंसाया गया था। तो इसका मतलब अब ये फिर से स्कूल में हरकतें नहीं करेंगे। तो प्रेसिडेंट इन्हें अलाउ कर देते हैं फूड स्टॉल लगाने के लिए। और दूसरी तरफ अब नोआ भी उसका क्लब ज्वाइन कर लेती है, क्योंकि वो यामाडा के प्यार में गिर चुकी थी, क्योंकि पहली बार कोई ऐसा था जिसने उसका स्टैंड लिया। तो इनका स्टॉल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर जाता है, क्योंकि इनके स्टॉल में बस खाना नहीं था बल्कि ये भविष्य भी बता रहे थे सारुशिमा की पावर की वजह से। अब फेस्टिवल खत्म होने के बाद सारुशिमा यामाडा से एक बात बोलती है कि काश मेरी पावर चली जाए, क्योंकि मैं भी बाकियों की तरह प्यार में पड़ना चाहती हूँ। और जब मैं अपने लवर को किस करूँ तो मुझे उसका फ्यूचर ना दिखे, क्योंकि लाइफ जीने का क्या ही मजा जब हमें पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तब यामाडा उससे वादा करता है कि वो उसकी मदद जरूर करेगा, और वो ठीक जाता है तमाकी के पास। वो उससे बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे किसी विच की पावर इरेज करवानी है। तमाकी शुरू में तो कंफ्यूज होता है कि भला इसको मेरी पावर्स के बारे में कैसे पता, पर वो समझ जाता है ये जरूर उस नोआ का काम होगा, क्योंकि उसके पास सारी डिटेल है। तब तमाकी उसे बताता है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता, और वो उसे एक एग्जाम्पल के साथ दिखाता है। वो रैंडमली किसी लड़की को रोकता है, उसे किस करता है, और बाद में उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाता है, और वो लड़की चाटा मारती है यामाडा को। यामाडा को समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, मैंने तो कुछ करा ही नहीं। तब तमाकी बताता है कि यही है मेरी पावर, इनविजिबिलिटी। मैं जिसको भी किस करता हूँ वो मुझे नहीं देख सकता, तो इसी रीजन की वजह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फिर वो उसे एक्सप्लेन करता है कि उसकी पावर काम कैसे करती है। दरअसल ये किसी की पावर कॉपी नहीं करता, ये है एक विच किलर। ये जिस विच को भी किस करता है उसकी पावर ये चुरा लेता है, और वो विच हो जाती है पावरलेस। पर इसके एक ड्रॉबैक भी है। मानो इसके पास अभी पावर है इनविजिबिलिटी की, पर अगर ये सारुशिमा को किस करेगा तो इसको पावर मिल जाएगी फ्यूचर देखने की, जो इसके किसी काम की नहीं है। पर जब यामाडा उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाता है, पर सिर्फ एक ही शर्त पर कि वो पता लगाए कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा। दरअसल इसे बनना था नेक्स्ट प्रेसिडेंट, पर ये श्योर नहीं है, क्योंकि अब रेस में 3 लोग हैं, खुद तमाकी, ओदागिरी और मियामुरा। तब वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और वहाँ पर होती है अशुका, जो कि प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी थी। दरअसल अभी यामाडा ने ओदागिरी की चार्म पावर ले रखी थी, तो वो प्रेसिडेंट को किस करके उनसे ये जानने वाले थे कि आखिरकार वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट किसको बनाएंगे। तो ये था यामाडा का प्लान, पर ये बुरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि जैसे ही वो उसे किस करने जाता है अशुका यामाडा पे हमला कर देती है। और वो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और वो उसे बांध के पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। और यामाडा सब कुछ सच सच बता देता है कि दरअसल हमारे ग्रुप में एक विच है जिसकी पावर मैं चाहता हूँ कि हम इरेज करवा दें। और ये सुन के अशुका हैरान हो जाती है, और वो उसकी रस्सी काट देती है। तब वो उससे बोलती है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। दरअसल मैं भी थी पहले एक विच, और मेरी पावर थी इनविजिबिलिटी, और मेरी पावर मिटाने में मदद करी थी मेरी प्रेसिडेंट ने। तब यामाडा फिर से बोलता है तो प्लीज मेरी भी मदद करो, मैं चाहता हूँ कि सारुशिमा की पावर चली जाए, क्योंकि वो अपनी पावर से खुश नहीं है। तो मुझे बता दो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा। पर प्रेसिडेंट साफ मना कर देते हैं कि मैंने अभी डिसाइड नहीं करा है, तो चलो एक गेम खेलते हैं। अभी तक तुम 6 विचेस ढूंढ चुके हो, तो जो 7वीं विच ढूंढेगा वही बनेगा अगला प्रेसिडेंट। तब यामाडा ये बातें सबको जाके बता देता है। तब ओदागिरी बोलती है कि हमारे पास 7 विच है, तो तुम और तमाकी भी तो हैं। पर तब यामाडा बताता है कि तमाकी कोई विच नहीं है, विच हमेशा एक फीमेल होती है, तमाकी तो बस एक विच किलर है। और अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं कि 6 विचेस कौन है, तो मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। सबसे पहले शिराशी, फिर ओदागिरी नेने, ओत्सुका, सारुशिमा, नोआ, और छठी विच जो की थी अशुका, पर उसकी पावर अब मिल चुकी है तमाकी को। तो अब बस इन्हें आखिरी विच ढूंढनी है। तो 7वीं विच ढूंढने के बाद तमाकी बन जाएगा प्रेसिडेंट। फिर यामाडा बोलता है कि मैंने अपना वादा पूरा करा, अब तुम जल्दी से सारुशिमा की पावर मिटा दो। पर तमाकी मना कर देता है। वो बोलता है कि अगर मैंने ऐसा करा तो सारुशिमा की पावर मिल जाएगी मुझे, पर जो मेरी पावर है वो गायब हो जाएगी, और वो रैंडमली मिल जाएगी किसी और लड़की को जो उस स्कूल में है। तो ऐसा करने से अच्छा हम पहले सभी विचेस को ढूंढ लेते हैं। तब वो ये सारी बात जाके सारुशिमा को बता देता है, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो वो उसे किस कर देती है, और उस किस की वजह से उसे एक फ्यूचर दिखता है, एक ऐसा फ्यूचर जिसमें सच में सारुशिमा की पावर जा चुकी है। पर वो आगे कुछ और भी देखता है जो उसे बुरी तरह से डरा देता है। सारुशिमा उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्या देखा, पर वो कोई बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है, और वो भागते हुए जाता है मियामुरा के पास। वो बोलता है कि हमें 7 विच ढूंढनी होगी, और मियामुरा तुम्हें बनना पड़ेगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट। अब मियामुरा बहुत ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर ये इसे नेक्स्ट प्रेसिडेंट क्यों बनाना चाहता है।
तब यामाडा बताता है कि फ्यूचर में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। हाँ, तमाकी ने जैसा वादा करा था वैसा ही वो करेगा। प्रेसिडेंट बनने के बाद वो सारुशिमा की पावर तो मिटा देगा, पर वो अपना सेक्रेटरी बना लेगा शिराशी को। पर वो भी पूरी बात नहीं बताता कि वो इस बात से इतना क्यों डरा हुआ है। बस वो इतना बोलता है कि अब मैं अपने आप से और झूठ नहीं बोल सकता। मैं शिराशी से प्यार करता हूँ और जो फ्यूचर में होने वाला है मैं उसे रोक के रहूंगा। तो बाद में ये सब मिलके सातवीं विच को ढूंढने लग जाते हैं। वो सबके पास जाते हैं, पुराने विचेस के पास भी, पर किसी को कुछ पता नहीं होता। पर फाइनली मियामुरा और शिराशी ये सब मिलके एक प्लान बनाते हैं। जैसे हम पहले ही देख चुके हैं कि विच की पावर बस उसे मिलती है जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होती है या फिर बहुत ज्यादा परेशान रहती है। तो ये उन बच्चों का नाम ले आते हैं लिस्ट में, पर इन्हें नहीं पता होता कि तमाकी इन पे नजर रख रहा था। इसका मतलब उन्हें उस बच्चों का नाम मिल चुका है और वो उनसे पहले सातवीं विच को ढूंढ लेगा। और अगर ऐसा हुआ तो फ्यूचर चेंज नहीं होगा। तब यामाडा बोलता है कि अब हम दोनों को बॉडी चेंज करनी होगी ताकि हम उसका प्लान बिगाड़ सके। पर इस चीज में एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि सातवीं विच को ढूंढने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो शायद इन्हें एक दूसरे की बॉडी में कम से कम 3 या 4-5 दिन रहना पड़ सकता है। पर शिराइशी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चाहे उसे एक हफ्ता भी यामाडा की बॉडी में रहना पड़े। तब वो उससे पूछती है कि आखिर तुम अचानक से इतने बेचैन क्यों हो गए? पहले तो तुम तैयार थे तमाकी को प्रेसिडेंट बनाने के लिए, पर अब तुम उसके अगेंस्ट क्यों हो? तब वो उसे सच बताता है कि फ्यूचर में तुम उसकी सेक्रेटरी बन जाओगी। पर शिराइशी बोलती है कि उसमें डरने वाली कौन सी बात है, मुझे कोई भी काम छोटा नहीं लगता, मैं वो काम भी कर सकती हूँ। पर तब यामाडा बोलता है बस बात इतनी नहीं है, जब मैंने फ्यूचर में तुम्हारी आंखों में देखा था, तुम्हारी आंखों में कोई लाइफ नहीं थी, तुम्हारा चेहरा वैसे ही था जैसे मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, पूरा उतरा हुआ और उदास। फ्यूचर में तुम बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इतनी मुश्किलों के बाद तो तुमने हंसना सीखा था, तो अब मैं तुमसे वो हंसी नहीं छीन सकता, मैं फ्यूचर बदल के रहूंगा। तब शिराशी यामाडा को अपने आप ही किस कर लेती है और फिर वो उसकी बॉडी में आके स्माइल करते हुए बोलती है कि मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम फ्यूचर चेंज कर लोगे। और अगर आप कंफ्यूज हो कि इनने बॉडी चेंज यहाँ पर क्यों करी, क्लब रूम में क्यों नहीं, तो दरअसल वहाँ पर तमाकी नजर रख रहा है। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि यामाडा शिराशी की बॉडी में है। तब ये लोग घर चले जाते हैं और वो सच में क्लब रूम में ही था। तभी पार्क में जाके बातें करते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो हम पे इतने टाइम से नजर रखे रखा था, क्या होता अगर उसे सातवीं विच हमसे पहले मिल जाती। और तभी सातवीं विच के बारे में बात करते हैं कि हमने पूरा स्कूल छान मारा पर वो कहीं पर भी नहीं है। तब मियामुरा बोलता है कि शायद मैं ऐसे किसी को जानता हूँ जो हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सके, मेरी बड़ी बहन। सबसे पहले तो वो कंफ्यूज होते हैं कि इसकी कोई बड़ी बहन भी है। तब मियामुरा उन्हें पूरी कहानी बताता है कि ये सुपरनेचुरल स्टडी क्लब रूम मेरी बहन ने ही इन्वेंट करा था, पर पता नहीं उसके साथ ऐसा क्या हुआ, उसने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया और वो अपने कमरे से कभी बाहर नहीं निकलती। और जैसे ही मियामुरा उसके कमरे में जाने की कोशिश करता है, उसके मुंह के बगल में से जाती है एक सीजर और उसकी बहन उसे धमकी देती है कि अगर मेरे रूम में पैर भी रखा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो वो सब लोग यामाडा को धक्का दे देते हैं और मियामुरा की बहन यामाडा पे हमला करने लग जाती है। अब उसे रोकने के लिए यामाडा को किस करना पड़ता है और ये देख के उसकी बहन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि मियामुरा मैंने तुमसे मना करा था कि ऐसी चीजों से दूर रहना, आखिर तुम विच का पीछा क्यों कर रहे हो? इसका मतलब इसकी बहन को भी विचेस के बारे में पता है। उसकी बहन तो रुकने का नाम ले ही नहीं रही थी। तभी यामाडा बोलता है कि अगर तुम अभी नहीं रुकी तो मैं ये सारे कपड़े खोल दूंगा और मैं श्योर हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहती। तब मियामुरा की बहन बोलती है कि अगर तुम्हें यही गेम खेलनी है तो खेल लो, पर ये मत भूलो कि ये सेम चीज मैं कर सकती हूँ इस लड़की के साथ। और ये सुन के शिराशी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो बोलती है कि अगर फ्यूचर चेंज करने के लिए कपड़े उतारने भी पड़े तो कोई बात नहीं। पर बेचारा यामाडा शर्मा जाता है, वो शिराशी को इस साल में नहीं देख सकता, तो वो उससे भीख मांगता है कि प्लीज ऐसा मत करो, बस मुझसे एक बार बात कर लो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और बाद में ये फिर से बॉडी स्विच कर लेते हैं और यामाडा उससे पूछता है कि आखिर वो 7th विच है कौन? हमने इसे बहुत ढूंढा पर वो हमें मिल ही नहीं रही। पर लियोना साफ बोल देती है कि मेरी बात मानो, तुम अभी भी इससे पीछे हट जाओ। वो 7वीं विच बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं भी उससे बहुत मुश्किल से बच के भागी थी। फिर लियोना उसे पूरी कहानी बताती है कि मैंने ये क्लब रूम स्टार्ट करा था अपने खास दोस्तों के साथ और हमने भी 6 विचेस ढूंढ ली थी, पर आखिर में उस 7वीं विच ने हम पे अटैक कर दिया। पर मेरे दोस्त के सेक्रीफाइस की वजह से किसी तरह मैं बच गई, पर उन सभी की मेमोरी जा चुकी थी। उनको ना विचेस के बारे में पता था ना ही मेरे बारे में, वो सब कुछ भूल चुके थे। पर यामाडा नहीं डरता, वो बोलता है कि मैं सब कुछ भूलने के लिए तैयार हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि शिराइशी खुश रहे। और ये सुन के तो लियोना हंसने लग जाती है कि तुम सच में जितने दिखते हो उससे ज्यादा बहादुर हो, तुम अपने प्यार के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देने वाले हो।
फिर मैं तुम्हें उसका नाम बता देती हूँ। उसका नाम है सायोंजी रिका। तब यामाडा ये बात अपने सभी दोस्तों को बता देता है कि मुझे 7वीं विच के बारे में पता चल चुका है, पर उसके ड्रॉबैक ये है कि मेरी मेमोरी चली जाएगी। तो मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम सब प्लीज मुझे ढूंढ लेना, मुझे वापस इस ग्रुप में लेके आ जाना, क्योंकि मैं तुम लोगों का साथ नहीं छोड़ना चाहता। तब शिराशी भी बोलती है हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तब वो यामाजाकी के पास जाके बता देता है कि 7वीं विच है सायोंजी रिका, और ये सही जवाब होता है। प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सही हो, तो तुम ये कंपटीशन जीत चुके हो, तो अब मियामुरा बनेगा नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो अब वादे के मुताबिक ये शिराशी से फिर से बॉडी चेंज कर लेता है और जाता है सायोंजी के पास। पर शिराशी उसका पीछे छोड़ ही नहीं रही थी, वो उसके पीछे पीछे चले जा रही थी। यामाडा उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है कि तुम मेरे पीछे मत आओ, लियोना ने मुझे बताया था कि वो विच बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हारी मेमोरी भी मिटा दे। तब शिराशी मान जाती है, पर वो उससे एक प्रॉमिस मांगती है और उसे एक प्रॉमिस करती है कि तुम वो पहले पर्सन थे जिसे मैंने किस करा, तो मैं चाहती हूँ जब तुम्हारी मेमोरी चली जाए तब भी मैं वही पहली पर्सन हूँ जिसे तुम किस करो। और शिराशी वहाँ से चली जाती है और उसी के बाद आ जाती है सायोंजी रिका। शुरू में तो वो यामाडा के साथ उल्टी सीधी बातें करती है कि हम दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज है, हम दोनों ने ही आज अंडरवेयर नहीं पहने, और अगर आप मांगा पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको पैंटीज से लेकर अलग ही ऑब्सेशन है, लगता है ये ब्रूक के खानदान से आई है। तब यामाडा बोलता है कि सच में ये इतनी पावरफुल और डेंजरस है जितनी लियोना बोल रही थी, मुझे तो ये डेंजरस से ज्यादा एक ठरकी विच लग रही है। पर तब लियोना बोलती है चलो अब समय आ चुका है तुम्हारी मेमोरी मिटाने का, और वो बस उसका चेहरा छूती है और बोलती है कि हो गया, अब तुम्हारी मेमोरी चली जाएगी। पर यामाडा उसे रोकता है कि तुमने मुझे किस तो करा नहीं, एक विच की पावर तभी काम करती है जब वो किसी को किस करती है, पर जैसे कि लियोना ने बताया था कि ये यूनिक है, तो ये अपनी पावर का यूज किसी को छू के भी कर सकती है, इसे किस करने की जरूरत नहीं है। पर फिर यामाडा उसे फिर से रोकता है, वो बोलता है कि मेरी मेमोरीज तो नहीं गई, और तब वो उसे देती है एक लेटर। वो बोलती है कि सारे रूल इसमें लिखे हुए हैं, इसे ध्यान से पढ़ लेना। और वो रूल ऐसे थे, तो पहला इंस्ट्रक्शन ये था कि इसकी मेमोरी इरेज होने में 24 घंटे लगेंगे, दूसरा ये कि घर जाके आराम करना और बस सोना, और तीसरा ये कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम काउंसिल रूम में आके मदद मांग सकते हो। पर यामाडा इस पे इतना ध्यान नहीं देता और वो घर जाके सो जाता है, और वो बहुत घंटे तक सोता है क्योंकि उसकी बहन उसे 2-3 बार उठाने आती है, और वो ऐसे ही वेट करता है 24 घंटे, पर उसकी मेमोरीज तो जाती ही नहीं। तो वो ये चीज बताने जाता है अपने दोस्तों को, पर जैसे ही वो अंदर घुसता है वो सब हैरान हो जाते हैं। वो पूछते हैं क्या तुम्हें कुछ काम है, तुम बिना बताए अंदर क्यों आ रहे हो? और रीतो बोलती है कि अरे ये तो यामाडा है ना, ये शायद क्लास बी में पढ़ता है। और अब यामाडा समझ चुका था कि इन सब की मेमोरीज जा चुकी है, तो वो प्रेसिडेंट के पास आता है। वो बोलता है कि तुमने मेरे साथ धोखा करा, तुमने कहा था कि मेरी मेमोरीज जाएगी, तो तुमने मेरी दोस्तों की मेमोरीज क्यों छीन ली? तब यामाजाकी उसे बताता है कि मुझे माफ करना, तुम में कुछ यूनिक एबिलिटी है, तुम्हारे ऊपर कोई विचेस पावर काम नहीं करती। सायोंजी ने तुम्हारी मेमोरी इरेज करने की कोशिश करी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो मैंने रूल चेंज कर दिए, मैंने सबकी मेमोरीज मिटा दी जो भी तुम्हें जानते थे। और तब वो उसको गले लगा के बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम पे क्या बीत रही होगी, पर मुझे माफ करना, विचेस के बारे में प्रेसिडेंट और काउंसिल मेंबर के अलावा और किसी को जानने का हक नहीं है, क्योंकि इनसे दिक्कत विचेस को ही होगी। और यामाडा समझ जाता है, तो वो बहस नहीं करता, और अब वो पहले की तरह अकेला पड़ चुका था, ना कोई दोस्त ना कोई साथी, बस अकेला यामाडा। पर तब हमें दिखाया जाता है कि तमाकी उसके बारे में नहीं भूला होता, और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा सबकी मेमोरीज वापस लाने में। पर यामाडा उसे सीरियसली नहीं लेता। तब तमाकी उसे सच बताता है कि दरअसल सायोंजी ने मेरी मेमोरीज भी मिटा दी थी, तो अब बाकी कोई मुझे याद नहीं रखता, और अब मैं पहले की तरह ना पॉपुलर हूँ और ना ही मैं प्रेसिडेंट बन सकता हूँ। और यामाडा हंसने लग जाता है, क्योंकि अगर तमाकी शांत रहता तो शायद उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, पर इसे बहुत बुरी आदत थी जासूसी करने की। और तभी वहाँ पर अचानक से आ जाती है शिराशी, और वो यामाडा से बहुत प्यार से पूछती है कि आज तुम हमारे क्लब रूम में आ गए थे, तो मैं तुमसे ये पूछने वाली थी कहीं तुम हमारा सुपरनेचुरल एक्टिविटी क्लब ज्वाइन तो नहीं करना चाहते? पर यामाडा मना कर देता है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वो बस स्माइल करती है कि ठीक है फिर कल मिलेंगे। और अगर आपको लग रहा होगा कि इसकी तो याददाश्त जा चुकी है, तो ये यामाडा को इतना स्वीटली ट्रीट क्यों कर रही है, तो दरअसल इसका जवाब हमें मिलता है मांगा में बहुत ज्यादा आगे, जो एनिमे में एक्सप्लेन नहीं करा, तो ये देखने के बाद मांगा भी जरूर पढ़ लेना। तो शिराशी जाने लग जाती है। तब यामाडा से रोकते हुए पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? पर शिराशी मना कर देती है, और यामाडा भी सोचता है कि वो कितना बड़ा पागल है, शिराशी उसे नहीं जानती, वो उसके लिए स्ट्रेंजर है। फिर यामाडा बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ, शायद हमें पहले थोड़ी बातचीत कर लेनी चाहिए, और शायद फिर मैं बाद में तुमसे पूछूं डेट के लिए।
तब शिराशी बोलती है कि मेरा मतलब वो नहीं है, दरअसल मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है और बेचारा यामाडा डिप्रेस हो जाता है। वो बोलता है कि मैं उस लड़के को ढूंढ के रहूंगा, आखिर वो कौन है जिसने शिराशी को मुझसे छीन लिया। तो वो सभी लोगों से जाके पता करता है कि आखिर शिराशी किसे पसंद करती है। तभी तो बताती है कि शिराशी ने मुझे स्कूल ट्रिप में बताया तो था कि वो किसी लड़के को पसंद करती है, पर पता नहीं क्यों मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। और वो बहुत सोचती है पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। तब वो बोलती है शायद वो मियामुरा ही होगा, क्योंकि उनकी दोस्ती तब हुई थी जब वो सीढ़ी से नीचे गिर गए थे। और यामाडा हैरान होता है कि इन सब की मेमोरी पूरी तरह से चेंज हो रखी है। जिस जिस जगह पे यामाडा था अब वहाँ पर मियामुरा आ चुका है। तो इसका मतलब तो शिराशी यामाडा को पसंद तो करती है, बस उसे यही नहीं पता कि जिस पर्सन को वो पसंद करती है वो दिखता कैसा है या फिर वो है कौन। तब यामाडा प्रेसिडेंट के पास फिर से जाता है और वो बोलता है कि मैं ऐसे नहीं रह सकता, प्लीज मुझे बता दो कि मैं उसकी मेमोरी वापस कैसे लाऊं। पर बस यही एक ऐसी चीज होती है जो खुद प्रेसिडेंट को भी नहीं पता थी। और वो बोलते हैं कि मेरे लिए तो और गड़बड़ हो गई, जब से सभी विचेस की मेमोरी चली गई है वो और भी ज्यादा वाइल्ड हो चुकी है, क्योंकि जब से तुम उन विचेस से मिले थे तुमने सबको अच्छा बना दिया था और सब अपनी पावर का सही इस्तेमाल कर रहे थे। पर जैसे ही उनकी मेमोरी रेज हुई वो फिर से पहले जैसे हो गए। तो वो उन्हें बाहर भेज देता है और तब उसके पास आती है ओतागिरी। वो उसे बोलती है कि यामाडा, क्या तुम मियामुरा को हराना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मुझसे स्कूल के बाद में मिलना, मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगी। वो पावर क्या है मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ओतागिरी वहाँ से चली जाती है। यामाडा बोलता है कि ये भी पहले जैसी हो गई, ये मुझे अपनी चार्म एबिलिटी में फंसा के मियामुरा को हराना चाहती है। तब तमाकी बोलता है ये तो अच्छी बात है, क्योंकि ओतागिरी को तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो अगर वो तुम्हें किस करेगी तो उसकी पावर मिल जाएगी तुम्हें और तुम चार्म एबिलिटी का यूज करके प्रेसिडेंट को वश में कर सकते हो। तो फिर वो मान जाता है कि वो ओतागिरी की पावर ले लेगा। पर बेचारी ओतागिरी को इतना वेट करना पड़ता है कि वो तो स्कूल की पूरी घासें ही निकाल देती है। पर फाइनली उससे थोड़ी बहस करने के बाद वो दोनों किस कर लेते हैं और उन्हें देख लेती है शिराशी और वो उनका देख के उल्टा भागने लग जाती है और यामाडा भागता है उसके पीछे। वो बोलता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पर शिराशी रोने लग जाती है और वो खुद यामाडा से पूछती है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, मैंने आज ही तुम्हें डेट के लिए रिजेक्ट करा, तो आखिर मुझे बुरा क्यों लग रहा है जब मैंने तुम्हें ओतागिरी के साथ देखा। और उसके आंसू रुकना बंद हो ही नहीं रहे थे। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, मानो उसका दिमाग तो भूल चुका है कि यामाडा कौन है, पर शायद उसका दिल वो अभी भी यामाडा के बारे में नहीं भूला। और उसे रोता हुआ देख यामाडा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो उसे सारी सच्चाई बता देता है कि इस स्कूल में 7 विचेस हैं और ओतागिरी और तुम भी एक विच हो। मैं ओतागिरी को किस बस इसलिए कर रहा था ताकि मैं उसकी पावर ले सकूं। तुम सबकी मेमोरीज जा चुकी है, वरना हम सब बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तब शिराशी थोड़ी स्माइल करती है। वो बोलती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा फनी हो, तुम ऐसा बस इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि मैं रो रही थी। पर यामाडा उसे पकड़ता है और बोलता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मुझे तुम्हें किस करने दो और देखना हमारी बॉडी चेंज हो जाएगी, तब तो तुम मुझ पे यकीन करोगी ना। पर शिराशी मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तुम ऐसे ही झूठ बोल के लड़कियों से किस नहीं ले सकते। और तब वो बोलती है कि आज मुझे इतना हंस के अच्छा लगा, वरना वैसे तो मैं अकेली ही रहती हूँ। तब वो बोलती है कि अकेले से तुम्हारा क्या मतलब है, बाकी क्लब मेंबर्स का क्या हुआ। तब शिराशी बताती है कि सब लोग अब बिजी रहते हैं और क्लब रूम में अब कोई आता ही नहीं। और यामाडा समझ चुका था क्योंकि अब उन्हें विचेस के बारे में नॉलेज है ही नहीं, तो वो क्लब रूम में आते ही नहीं है। तो इसका मतलब शिराशी फिर से अकेले हो चुकी है। पर अगले दिन होती है एक अजीब चीज, ओतागिरी भागते हुए आती है और उसे किस कर लेती है। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चार्म एबिलिटी मेरे ऊपर यूज करने की। यामाडा तुम सच में बहुत ज्यादा बुरे हो, मैं तो कल से तुम्हारे बारे में ही सोची जा रही थी। और वो हैरान होते हैं कि ओतागिरी को इसके बारे में कैसे पता, क्योंकि कॉपी वाली एबिलिटी की पावर इसके पुराने दोस्तों के अलावा किसी को नहीं पता थी। और तब इन्हें चीजें समझ में आने लग जाती है। दरअसल यामाडा बहुत यूनिक है, तो ये जिस विचेस को भी किस करेगा उसकी मेमोरी वापस आ जाएगी। और तब ओतागिरी को भी याद आता है, तो यही रीजन था जब मैंने ओशिया से तुम्हारे बारे में पूछा तो उसे तुम्हारे बारे में कुछ याद नहीं था। तो ये प्लान बनाते हैं कि ये एक एक करके सभी विचेस को किस करेंगे। पर तब ओतागिरी को कुछ रियलाइज होता है कि इसका मतलब मेरे अलावा यामाडा को कोई नहीं जानता। तब ओतागिरी सबसे पहले जाती है ओशियो के पास, वो उसे किस करती है और उसे अपने चार्म से आजाद कर लेती है। बोलती है कि अब तुम आजाद हो। उसे लग रहा था कि ओशियो उससे हेट करेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता, वो अभी भी उसका अच्छा दोस्त बनना चाहता था। और इसी बीच सायोन जी फिर से आ जाती है यामाडा के पास।
वो बोलती है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, मैंने कहा था कि तुम सातों विचेस को साथ में नहीं ला सकते। फिर वो पूरी बात बताती है कि आखिर ये 7 विचेस का राज है क्या। तो दरअसल इस स्कूल में हर बार 7 विचेस रहती है और अगर वो सातों विच साथ में आई और उनने एक रिचुअल करा तो वो कोई भी विश मांग सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। ये पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है और काउंसिल मेंबर के अलावा इसके बारे में किसी को पता होना नहीं चाहिए। तो वो यामाडा की याददाश्त फिर से मिटा देती है ताकि उसको फिर से सब भूल जाए। तो वो सबसे पहले कॉल करता है ओतागिरी को और वो बोलता है कि तुम्हारी मेमोरी फिर से चली जाएगी क्योंकि सायोन जी को हमारे प्लान पे शक हो चुका है। तब ओतागिरी बोलती है ठीक है, तो कल सबसे पहले आके तुम मुझे जबरदस्ती किस करना, शायद ऐसा करने से मेरी मेमोरी फिर से वापस आ जाएगी क्योंकि मेरे बिना तुम सातों विचेस की पावर वापस नहीं ला सकते। वो फोन काटने ही वाला होता है पर तब वो उसे रुकने के लिए बोलती है। तब वो बोलती है कि मुझे कुछ कन्फेस करना है, अगर किसी भी रीजन से मेरी मेमोरी कल वापस नहीं आई तो उससे पहले मैं तुमसे कुछ एडमिट करना चाहती हूँ। तो सच ये है, इससे पहले वो अपना सेंटेंस कंप्लीट कर पाती यामाडा उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना क्योंकि मैं सबकी मेमोरी वापस लाके रहूंगा, तुम्हारी भी। और वो कॉल काट देता है। दरअसल ओतागिरी उसे ये कहने वाली थी कि वो उससे प्यार करती है और इस बार कोई चार्म एबिलिटी का यूज नहीं हुआ था, वो सच में उससे प्यार करती है। पर जब अगले दिन ओतागिरी स्कूल आती है तब पता चलता है कि उसकी मेमोरी तो मिटी ही नहीं। और फिर हमें समझ में आता है कि सायोन जी की पावर 2 बार काम नहीं करती, तो मतलब उनका ये प्लान फेल हुआ। तब प्रेसिडेंट बोलते हैं कि यामाडा हमारे हाथ से बाहर निकले जा रहा है, हमने कई बार उसे रोकने की कोशिश करी पर वो रुकने का नाम ले ही नहीं रहा, अब शायद हमें वो रिचुअल करना ही होगा। तब यामाडा उन सबको वो बताता है जो सायोन जी ने उसे बताया था कि अगर हम सातों विचेस को साथ में ले आए तो हमारी विश पूरी हो जाएगी। तब ओतागिरी को कुछ याद आता है कि जरा रुको, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था 1 साल पहले। प्रेसिडेंट ने हम 7 लड़कियों को एक कमरे में बुलाया था और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सातों विचेस थी और शायद हमें वहाँ पर रिचुअल के लिए बुलाया गया हो और रिचुअल होने के बाद हमारी याददाश्त चली गई। अब 1 साल पहले उस रिचुअल में क्या विश मांगी गई थी ये भी आगे मांगा में ही बताया गया है, जो कि इस एनिमे का बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट भी है। तब ओतागिरी उस रिचुअल के बारे में बहुत याद करने की कोशिश करती है पर उसे कुछ याद नहीं आता और तभी प्रेसिडेंट स्कूल में लगा देते हैं एक नोटिस कि एक हैवान पूरे स्कूल में लड़कियों को जबरदस्ती किस करे जा रहा है, तो अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये सब जानते थे कि ये यामाडा की बात ही हो रही है, जहाँ तक कि क्लास में शिराशी उससे पूछती भी है कहीं वो नोटिस तुम्हारे बारे में तो नहीं था, क्योंकि ओतागिरी को किस करने के बाद तुम मुझसे भी किस की भीख मांग रहे थे। तब यामाडा उसे समझाता है कि मैं वैसा टाइप का लड़का नहीं हूँ, पर शिराशी तो बुरा मानती ही नहीं, वो बोलती है चलो साथ में घर चलते हैं। और यामाडा उसे और चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और शिराशी फाइनली मान जाती है कि ठीक है तुम मुझे किस कर सकते हो, क्योंकि पता नहीं मेरा दिल कह रहा है कि तुम्हें किस करने से सब कुछ सही हो जाएगा। और वो उसे किस करने वाला होता है पर अशोका उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम दोनों अब सस्पेंड हो क्योंकि मेरे पास तुम्हारी फोटो है, और वो उन्हें ब्लैकमेल करने लग जाती है। और दूसरी तरफ ओतागिरी उस रूम में जाती है जहाँ पर उसे 1 साल पहले लाया गया था ताकि वो इस राज से पर्दा हटा सके। पर प्रेसिडेंट वहाँ पर आ जाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि मेरी मदद करो यामाडा को हराने में। मुझे पता है कि तुम यामाडा से प्यार करती हो पर जब तक शिराशी तुम्हारे रास्ते में है यामाडा कभी तुम्हें नहीं चुनेगा। तो प्रेसिडेंट एक डील रखते हैं कि मुझे वो सातों विचेस लाके दो और उसके बदले तुम कोई भी विश मांग सकती हो, ये भी कि यामाडा भी तुमसे उतना ही प्यार करे जितना तुम उससे करती हो। और ये सब तमाकी देख लेता है, उसे लगता है कि अब ये यामाडा को धोखा दे देगी, पर ऐसा नहीं था। ओतागिरी प्रेसिडेंट का ऑफर ठुकरा देती है कि मैं यामाडा से प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करे पर किसी विश की वजह से नहीं, और वैसे भी वो शिराशी से प्यार करता है तो मैं उन दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। और वो रोने लग जाती है। तो एक एक करके ये सभी विचेस की पावर वापस लेके आ जाते हैं सिवाय शिराशी के। तब ये बताते हैं कि प्रेसिडेंट भी रिचुअल करवाने वाले हैं, पर एक चीज में कंफ्यूजन थी कि अशोका की पावर तमाकी के पास है और तमाकी तो कोई विच है ही नहीं, तो ये रिचुअल पूरा करेंगे कैसे। और फिर ओतागिरी और बताती है कि ये तो चलो तब भी छोटी बात है, दरअसल मेन प्रॉब्लम है वो सायोन जी। मैंने पूरा स्कूल रिकॉर्ड छान मारे, मैंने हर एक बच्चे से जाके बात करी पर उस सायोन जी को तो कोई जानता ही नहीं है, मानो वो स्कूल में कभी थी ही नहीं। और ये सुन के वो थोड़ा डर जाते हैं और सभी विचेस के पास आती है एक चिट्ठी कि सभी विचेस को 20 तारीख को रिचुअल रूम में आना है। और दूसरी तरफ यामाडा शिराशी को जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है, ये तो उसे रोकने की कोशिश करती है, पर फिर पता चलता है कि शिराशी की बॉडी में अशोका थी। इसका मतलब प्रेसिडेंट इनसे 4 कदम आगे था। और दूसरी तरफ ओतागिरी
यामाडागिरी और तमाकी के पास आती है सयोंजी। वो बोलती है कि तुम हमारा पीछा करना छोड़ दो, पर वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा स्कूल रिकॉर्ड में नाम क्यों नहीं है और कोई बच्चा तुम्हें क्यों नहीं जानता। तब वो सच बताती है कि मेरी पावर ऐसे काम नहीं करती, अगर मैं किसी की मेमोरी मिटाती हूँ तो वो लोग मुझे भी भूल जाते हैं। तो इस स्कूल में मुझे कोई नहीं जानता सिवाय प्रेसिडेंट के, क्योंकि काउंसिल मेंबर के अलावा और किसी को हक नहीं है विचेस के बारे में जानने का। तब वो उससे फिर से पूछते हैं और आखिर 20 तारीख को प्रेसिडेंट वो रिचुअल क्यों करवा रहे हैं। फिर सयोंजी बोलती है कि मेरी पावर भी यामाडा पे काम नहीं कर रही, तो प्रेसिडेंट सातों विचेस को बुला के वो रिचुअल पूरा करेंगे और मांगेंगे अपने अल्टीमेट विश, ताकि वो यामाडा को फाइनली रास्ते से हटा सके हमेशा के लिए। अब शिराशी की बॉडी में असुका है तो पक्का शिराशी अशुका के घर होगी। तो वो जाता है मियामुरा के पास और वो उसे खींच के लेके जाता है और बोलता है कि प्लीज मुझे बताओ कि अशुका का घर किधर है। पर मियामुरा उसके साथ नहीं जाता। वो बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, बिना बोले तुम हमारे क्लब रूम में घुस जाते हो, अब मेरे घर तक आ गए। पर तब ऊपर से आती है लियोना। वो बोलती है कि यामाडा को ऊपर आने दो, इसका मतलब लियोना की मेमोरीज नहीं गई है। और तब वो सब कुछ बताते हैं कि स्कूल में चल क्या रहा है। पर लियोना को एक चीज समझ में नहीं आती कि अगर वो रिचुअल करवा भी रहा है तो वो तमाकी को क्यों बुलाएगा। इसका मतलब वो तमाकी की पावर अशुका को वापस देगा, क्योंकि तमाकी की पावर कट और पेस्ट की तरह है। ये एक विच से पावर लेता है और किसी दूसरे विच को दे सकता है। तो जरूर प्रेसिडेंट कुछ बड़ा सोच रहे हैं। तब ये सभी लोग जाते हैं रियोनजी के पास और वो बोलते हैं कि प्लीज हमारी मदद करो, आखिर तुम उस प्रेसिडेंट के पीछे क्यों पड़ी हुई हो जो तुम पे भरोसा भी नहीं करता। रियोनजी थोड़ी हैरान होती है और वो गुस्सा भी होती है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, प्रेसिडेंट भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं उनसे। पर यामाडा बोलता है कि अगर ऐसा होता तो वो तुम पे भरोसा करते, पर उनने तुम्हें अशुका के प्लान के बारे में नहीं बताया कि उनने शिराशी से बॉडी स्विच करने के लिए क्यों बोला। वो तुम्हें धोखा दे रहे हैं, तो तुम हमारे साथ आ जाओ। पर तब रियोनजी बोलती है मैं चाह के भी प्रेसिडेंट को धोखा नहीं दे सकती। क्या तुम्हें पता है कि मेरी जिंदगी कैसी है? मैं हूँ सातवीं विच, सारी जिम्मेदारियां मेरे कंधों पे है, मेरा काम है सबकी मेमोरीज मिटाना। पर इतनी पावर का भी कुछ फायदा नहीं, क्योंकि कोई भी मुझे याद नहीं रखता। इन 3 सालों में मेरा आज तक एक भी दोस्त नहीं बना, क्योंकि सब मेरे बारे में भूल जाते हैं सिवाय प्रेसिडेंट के। और प्रेसिडेंट इसलिए नहीं भूलता क्योंकि ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी काउंसिल प्रेसिडेंट होता है उसे विचेस के बारे में सभी नॉलेज होती है और ये नॉलेज उसके पास ही रहती है। तो अगर वो उसे धोखा दे देगी तो वो उस पर्सन को हमेशा के लिए खो देगी जो उसे जानता है। पर तब यामाडा बोलता है ये सब ठीक नहीं है, हमारा साथ दो और मैं वादा करता हूँ कि मैं सबकी मेमोरी वापस लेके आ जाऊंगा और सब लोग तुम्हें भी जानने लगेंगे। तब वो बोलती है ठीक है, पर एक शर्त पर, तुम्हें लियोना को यहाँ पर लाना होगा क्योंकि मुझे उसकी मेमोरीज भी मिटानी है। और तब ये जाते हैं लियोना के पास और वो अपनी मेमोरीज मिटाने के लिए तैयार हो जाती है। पर उससे पहले वो उन्हें अपनी कहानी बताती है कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ। दरअसल लियोना ने ये क्लब अपने एक खास दोस्त के साथ चालू करा था, पर इनका क्लब कोई ज्वाइन करता ही नहीं था। ये अपने क्लब में बस 2 लोग ही थे और कैसे न कैसे करके इनने 7 विचेस ढूंढ ही ली थी। पर इससे पहले इनका क्लब बंद हो तो इसका खास दोस्त उससे एक वादा करता है कि मैं बनूंगा नेक्स्ट काउंसिल प्रेसिडेंट, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं इस क्लब को बंद नहीं होने दूंगा। अगर आपको नहीं पता, जापान के स्कूल में क्लब में अगर कम मेंबर होते हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाता है। और अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि उसका वो खास दोस्त कौन था। वो था यामाजाकी। तो दरअसल यामाजाकी और लियोना ने 7 विचेस ढूंढ ली थी, पर आखिर में आ गई रियोनजी और वो सबकी मेमोरीज मिटाने वाली थी। पर यामाजाकी उनके बीच में आ गया और उसने मौका दिया लियोना को भागने का। और वहाँ से भागने के बाद लियोना ने यामाजाकी से बहुत मिलने की कोशिश करी, पर अब वो उसे जानता ही नहीं था। तो हाँ, प्रेसिडेंट बनने के बाद उसे 7 विचेस की नॉलेज तो हो गई, पर वो लियोना के बारे में भूल चुका था। तब वो बोलती है कि मैं इतने सालों से चुप रही, मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया, पर अब और नहीं। फिर वो अपने स्कूल के कपड़े पहनते हुए बोलती है कि शायद अब मुझे भी उसे भूल जाना चाहिए। और वो जाते हैं रियोनजी के पास और रियोनजी उसकी याददाश्त मिटाने वाली होती है। पर उससे पहले लियोना से बोलती है कि मुझे तुमसे नफरत नहीं है, मुझे तुम पे दया आती है। इतनी पावरफुल और इतनी डेंजरस होने के बाद भी तुम अकेली हो, तो क्या यही है 7वीं विच होने की सजा? और वो उसे धक्का देके यहाँ से चली जाती है और वो बोलती है कि तुम्हारी मेमोरी 24 घंटे में मिट जाएगी, अगर कुछ साइड इफेक्ट हो तो प्रेसिडेंट से कांटेक्ट कर लेना। ये ठीक वही चीज बोली जो उसने यामाडा को बोली थी। तो 24 घंटे बाद लियोना सब कुछ भूल जाएगी। तो वो आखिरी बार मिलने जाती है अपने खास दोस्त से। वो उसका नाम लेती है पर यामाजाकी उसे नहीं पहचान पाता। तो वो आखिरी बार उससे बोलती है कि मैं विश करूंगी कि हम दोनों फिर से मिल जाएं और बन जाए वही अच्छे दोस्त जो हम पहले थे। पर ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है और शिराशी की तरह ही ये भी अपने आंसू नहीं रोक पाता। इसे तो याद भी नहीं होता कि ये लड़की है कौन, इसने आज से पहले इसे देखा तक नहीं था। पर फिर भी
पता नहीं क्यों उसे देख के इसका रोने का मन कर गया। और दूसरी तरफ बाकी सारी विचेस आसुका को भी पकड़ लेती हैं और बाद में तमाकी अपनी पावर की मदद से उसको फिर से एक विच बना देता है। और यामाडा और मियामुरा जाते हैं शिराशी को लेने के लिए और वो उसे गले लगा के रोने लग जाती है। वो सच में बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तो अब सभी लोग अपनी बॉडी में वापस आ जाते हैं। 6 विचेस मान जाती है ये रिचुअल करने के लिए सिवाय अशोका के, क्योंकि वो प्रेसिडेंट के लिए लॉयल थी। पर तभी वहाँ पर एंट्री होती है खुद यामाजाकी की और वो बोलता है कि रिचुअल कंटिन्यू करो। तो दरअसल खुद प्रेसिडेंट ही ये चाहते थे कि ये रिचुअल यामाडा करे। और तब प्रेसिडेंट अपनी पूरी सच्चाई बताते हैं कि जब मैं पिछले साल प्रेसिडेंट बना था मुझे कुछ याद नहीं था कि आखिर मैं प्रेसिडेंट बनना क्यों चाहता था। मेरे पास ना कोई रीजन था ना कोई मोटिव, और पता नहीं क्यों हर बार मुझे ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ में कुछ मिसिंग है। और मैं इतना तो समझ चुका था कि ये इन विचेस से रिलेटेड है। तब वो सायंजी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि तुम बस मेमोरीज मिटा सकती हो पर अंदर की फीलिंग्स नहीं, मैं सही हूँ ना? तब सायंजी हाँ बोलती है कि वो बस लोगों की याददाश्त मिटा पाती है पर उनकी फीलिंग्स हमेशा उनके साथ रहती है। और यही रीजन था कि यामाजाकी और शिराशी दोनों रोने लगे थे अपने प्यार को देखकर। तो अब ये रिचुअल स्टार्ट करते हैं। यामाडा बैठा होता है बीच में और सातों विच सर्कल बना लेती है, पर कुछ ही टाइम बाद सब कुछ स्टॉप हो जाता है सिवाय यामाडा और सायोंजी के। तब वो उसे पूरे रूल एक्सप्लेन करवाती है कि तुम्हें विश किस तरह मांगनी है। तुम्हें अपने दिमाग में कुछ सोचना है और बोलना है कि मेरी ये विश पूरी हो जाए और तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मुझे पता है कि तुम क्या मांगने वाले हो, कि सबकी मेमोरीज वापस आ जाए। तब वो सायोंजी से पूछता है क्या तुम अपनी पावर से खुश हो? तुम्हारे अपने ही तुम्हें भूल जाते हैं। तब वो बोलती है कि अब फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा स्कूल का आखिरी साल है। जैसे ही मैं स्कूल से जाऊंगी मेरी पावर चली जाएगी और मुझे ये पावर देनी होगी किसी और लड़की को। पर मैं सोच रही हूँ कि वो कौन बदनसीब लड़की होगी जो ऐसी पावर लेना चाहेगी। तब वो यामाडा को बोलती है अपनी आंखें बंद करने के लिए और वो फाइनली पहली बार किसी को किस करती है। और फिर अगले दिन यामाडा नर्वस था, क्या सच में उनकी याददाश्त वापस आई होगी या फिर नहीं। तो वो अपने क्लब रूम के अंदर जाता है पर सब लोग फिर से वही बोलते हैं कि आखिर तुम बिना बताए अंदर क्यों आ रहे हो। ईतो बोलती है ये तो क्लास बी का यामाडा है ना, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और यामाडा मुड़ जाता है और वो बोलता है शायद मैं गलत था, वो विश भी कुछ भी बदल नहीं पाई। पर तभी सब जोर जोर से हंसने लग जाते हैं और वो बताते हैं कि हम बस मजाक कर रहे थे, हम सबकी याददाश्त वापस आ चुकी है। और वो यामाडा के वापस आने के बाद पार्टी करते हैं। और बस इतना ही नहीं, उधर सारी विचेस भी आ जाती हैं। विचेस तो छोड़ो, प्रेसिडेंट और लियोना भी। अब सभी खुश थे। तब ये विचेस के बारे में बात करने लग जाते हैं। ईतो बोलती है कि अब तो हम सातों विचेस साथ में हैं, तो कैसा रहेगा कि हम डेली एक ना एक विश जरूर मांगे, हम सबकी विशेष पूरी हो जाएगी। पर तब यामाडा बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैंने विश ये नहीं मांगी थी कि सबकी मेमोरी वापस आ जाए। दरअसल मेरी विश थी कि इस स्कूल से विचेस की पावर चली जाए। और सब लोग हैरान होते हैं और वो बोलते हैं ये तो हमने सोचा ही नहीं कि हम अपनी पावर का यूज नहीं कर पा रहे। इसका मतलब सायोंजी भी अपने कर्ज से आजाद हो गई और अब इस स्कूल में कोई भी विचेस नहीं होंगी। और फाइनली यामाडा और शिराशी मिलते हैं छत पर। शिराशी उससे माफी मांगती है। वो बोलती है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस करा था जब तुम्हारी मेमोरी चली जाएगी तो सबसे पहले तुम्हें किस मैं ही करूंगी, पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। तुमने मुझे बहुत बार किस करने की कोशिश करी पर मैंने ऐसा करने ही नहीं दिया। अगर मैं तुम्हें पहले किस करने देती तो सब कुछ शायद पहले ही सही हो जाता। और तब वो एक स्माइल करते हुए बोलती है यहाँ तक कि किस के लिए तो तुमने तो फेक कन्फेशन तक कर दिया था। पर इस जोक पे यामाडा नहीं हंसता। वो बोलता है कि उस कन्फेशन में कुछ भी फेक नहीं था। हाँ ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो क्या तुम मुझे डेट करना पसंद करोगी? पर तब वो खुद अपने आप को रोकते हुए बोलता है कि माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम तो किसी और लड़के को पसंद करती हो। पर तब शिराशी स्माइल करते हुए बोलती है तो इसका मतलब तुम नहीं समझ पाए, जिसे मैं पसंद करती हूँ वो कोई और नहीं तुम ही हो। इसका मतलब शिराशी यामाडा को पसंद करती थी बहुत पहले से ही। तब शिराशी उससे बोलती है कि मुझे तुम्हें किस करना है। पर यामाडा हैरान होता है। वो बोलता है अब क्यों किस करना है? वो बोलती है कि बस मुझे मेक श्योर करना है, क्या पता हमारी बॉडी फिर से चेंज हो जाए। और ऐसा पहली बार हुआ था कि वो उसे किस करते हुए बहुत ज्यादा शर्मा रही थी, इतना कि वो उसे अच्छे से किस भी नहीं कर पाती। बस दोनों की लिप्स टकराते हैं और वो वहाँ से चली जाती है। इतना नर्वस आज से पहले शिराशी को उसने कभी नहीं देखा था। तो वो जाते हुए बोलती है कि हमारी बॉडी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब विश पूरी हुई। पर तब यामाडा उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने किस इसलिए नहीं करी क्योंकि तुम चेक करना चाहती थी कि विचेस पावर गई या फिर नहीं। तुमने ऐसा बस इसलिए करा ना क्योंकि तुम्हें किस करने का एक रीजन चाहिए था। और शिराशी बस एक स्माइल करती है और इसी के साथ ये एनीमे यहाँ पर खत्म हो
जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कुछ मांगा स्पॉयलर्स के बारे में, तो अगर आप चाहें तो ये वीडियो अभी ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप मांगा खुद से पढ़ें। तो दरअसल कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो असली कहानी अभी चालू होगी। दरअसल आगे ये होगा कि इन सबको लगेगा कि विचेस जा चुकी हैं, पर स्कूल में 7 और नई विचेस आ जाएंगी, जिनकी पावर पहले से बिल्कुल अलग होगी, नई एबिलिटीज और नई विचेस। तो सुपरनेचुरल क्लब रूम फिर से एक्टिवेट होगा और ये सब फिर से ढूंढेंगे 7 विचेस को। और कहानी खत्म होने से पहले हमें मिलेगा बहुत ही जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट। और एक और बहुत बड़ा स्पॉइलर, अगर आपको नहीं सुनना तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। दरअसल आखिरी में यामाडा और शिदाशी की शादी हो जाती है। यामाडा बन जाता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन, और मैं चाहूंगा कि आप इसकी मांगा पढ़ लो, क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और अगर आप सोच रहे हो कि इसका सीजन 2 आ जाएगा तो उसकी उम्मीद मत करो। मैं खुद 10 साल से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे आज भी याद है कि ये एनिमे मैंने 16 या फिर 17 में देखा था, और इसी की वजह से मुझे रोम कॉम एनिमे में इंटरेस्ट आया था। पर इतना अच्छा एनिमे होने के बाद भी ये एनिमे फैंस के बीच में पॉपुलर नहीं है, और मुझे खुद नहीं लगता कि इस वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस आएगा। तो अगर आपको ये एनिमे पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तब शायद मैं इसके आगे की मांगा कवर कर दूं अपने दूसरे चैनल पे, क्योंकि मांगा कवर करने में बहुत ज्यादा रिस्क है। पर अगर इस पे 20 के लाइक्स हो गए तो मैं इसके सेकंड पार्ट पे काम करना शुरू कर दूंगा।